नमस्ते भाई, कैसे हो आप लोग? बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताओ भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई हम आप लोगों से बोले थे कि आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। यानी जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम आप लोगों को 7 मई से होने वाला है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट करेंगे। अब कितना करेंगे, तो लगातार करेंगे, मतलब डेली एक एक प्रैक्टिस सेट आएगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब जितना सारी चीज़ें पढ़े हैं, हर एक चीज़ का क्या करेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे। यानी टोटल हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में। एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होता है। जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पूरे टॉपिक को मिला के आते हैं अलग। जैसे मान लीजिए परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट लॉस से आ गया, डिस्काउंट से आ गया, नंबर सिस्टम से आ गया। तो हर एक मतलब जब सब्जेक्ट से उठा के मैं एक एक सेट बनाया हूँ, जो मतलब हम सैम्पल पेपर के हिसाब से करेंगे। और हमारा कैसा है, तो पहला सैम्पल पेपर है। यानी कहने के बोलोगे भी हमारा पहला सैम्पल पेपर है। अगर आप लोगों का प्यार विश्वास बना रहा है तो नेक्स्ट सैम्पल पेपर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के हर जगह पर शेयर करना है। और जो हमारी सैम्पल पेपर होगी एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल का होगी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग वाले होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आप फंसेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या मिलेगा, कैलकुलेशन मिलेगा। तो सबको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ये भी चीज़ें बताऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है और कैसे एक एक क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है भाई। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ें समझते हैं, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8 अंकीय संख्या, ये हमारे 8 अंक की संख्या है, कि 4 से विभाज्य होने के लिए एक का अधिकतम मान बताना है। हमें हमें क्या बताना है, तो बोलोगे भैया हमें एक का क्या बोला है भाई, हाईएस्ट मान फाइंड करना है कि एक का हाईएस्ट मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक का हाईएस्ट मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो है ना, कितना टोटल अंक है, तो बोलोगे भैया 8 अंक है। और इसमें हमें किससे, ये 4 से डिवाइड करना है। तो जो यहाँ पर ए है उसका हाईएस्ट मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो हम जानते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है ना, वो 4 से कटना चाहिए। तो बोलोगे भैया लास्ट का 2 डिजिट है 0 और 8, और हमको मालूम है इसको 4 से कटेंगे तो पूर्ण रूप से कटेगा। जब 4 से पूर्ण रूप से ये कटेगा ना, तो यहाँ पे इसके आगे जितनी भी सारी संख्या रख लो भाई, वो 4 से कटेगा। यानी जब लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, तो इसके आगे यानी 2 डिजिट के पास से कोई भी संख्या रख लो, कुछ भी रख लो, उस सारे संख्याएं क्या होंगी भाई, 4 से कटेंगी। तो बहुत बढ़िया। तो बोलोगे भैया हमारे पास यहाँ पे 8, उसके बाद 1 6 ए आ गया। तो एक जगह पर हम क्या रख सकते हैं। अब सबसे पहले भाई साहब ये 8 अंक होना चाहिए। तो हमको मालूम है एक के हम चाहे तो बहुत कुछ रख सकते हैं। क्योंकि अगर मालूम है कि जैसे ही हम मान लो कि 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5, फिर उसको 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, जैसे 9 के बाद से हम जाएंगे ना भाई, जैसे अगर मैं 10 रखूंगा ना यहाँ पे, तो जो ये हमारा डिजिट है ना, जो 8 अंक से ना होकर हमारा कितना अंक हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 9 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ 8 अंक। तो सबसे बड़ी मान क्या रख सकते हैं, 1 भी रखेंगे तभी भी कटेगा, 2 भी रखेगा, कुछ भी रखो, मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या रखोगे ना वो कटेगा, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है। तो बोलोगे जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास जो 9 है वो सबसे बड़ी होगी। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी 9 सबसे बड़ी संख्या होगी एक जगह पे, कि जो हमारा 4 से कटेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। बस। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था, 1 सेकंड में आप उड़ा सकते थे, बट मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा सवाल आए तो दोबारा आप गलती ना कर पाए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, जो भी हमारा एक जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे ना, तो सारे अपडेट कराएंगे। देखिए हमारे क्या है, तो बोलोगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है आपके, जो क्या 16/3 यानी जो मार्च में इसका आंसर किया था 2026 में, मार्च में वो हम सवाल कर रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो चीज़ें कराऊंगा बहुत ही अपडेटेड कराऊंगा, ये नहीं कि पूरा पीछे नहीं जाएंगे। जो हाल फिलहाल में जितने सारे आपके एग्जाम हुए वही क्वेश्चन उठाया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप बहुत लोग बोलते हैं भैया रेलवे फाउंडेशन बैच में आप अपडेटेड नहीं करा रहे हो, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया वहाँ वहाँ मैं डाल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम पूरी चीज़ें अपडेटेड समझेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है हमें यहाँ पर क्या करना है, सरलीकरण करना है, यानी कहने का इसका वैल्यू निकालना है। तो सरलीकरण करिए भाई। तो बोलोगे 16/45 लिखा है तो लिख दीजिए। इसमें जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है ना भाई, वही बाजीगर निकलता है, वही बहुत जल्दी क्वेश्चन को करता है। अब इनटू में यहाँ पर क्या होगा, बोलोगे 98 में 20 ऐड करेंगे तो बोलोगे भैया 118 होता है। अब यहाँ पे प्लस में है 97, तो इसको भी बोलोगे भैया तो ये गुणा हो जाएगा। पहले गुणा होता है, बोर्ड मास का रूल लगाना, ये नहीं कि बोलोगे भैया 118 में 97 जोड़ दे, नहीं, उसके आगे गुणा है तो हम गुणा करेंगे। तो बोलोगे भैया 16 इंटू में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 118, और बट्टे में हो जाएगा 45, और प्लस में हमारे पास देखिए तो 97 है। अब देखो बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 45 एलसीएम लेते हैं, फिर सारी चीज़ एकदम बेसिक से बनाते हैं।
बट आप अगर एग्जाम में ऐसे बनाओगे तो लगता है कि आपका एग्जाम निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं, फंस जाओगे, बाकी लोगों से ऑलरेडी पीछे हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, तो देखो कभी भी अगर देखना एग्जाम में बैठना तो हर एक चीज़ यूज करना होता है। एक तो क्या होना चाहिए, डिजिटल सम आना चाहिए आपको, अप्रोक्सीमेशन आना चाहिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ देखता हूँ ना, तो सबके नीचे तो 45 है, ठीक है भाई, हमको इतना मालूम है कि 45 है, लेकिन इनका देखिए इकाई का अंक है ना जो अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यानी जो इकाई का अंक है अलग है। जैसे ही अलग है तो मैं सोचता हूँ कि डायरेक्ट हम इकाई अंक ही निकाल लेते हैं। तो बोलोगे भैया देखो, अगर मान लो 6 में 8 से गुणा करूंगा तो बोलोगे 8 6 48, यानी इकाई अंक 8 आ जाएगा। उसके बाद से क्या होगा, देखो अब जब ये होता ना पहले 45 से गुणा होता है, 97 इंटू 45 करते हैं, उसके बाद से डाउन करेंगे तो बोलोगे भी हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो 5 में अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, तो बोलोगे भी 35, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 5। तो 8 में ऐसे ऐड कर दो 5 और बट्टे में 45 है तो 45 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि 8 और 5 कितना होगा 13, यानी यूनिट डिजिट यानी लास्ट में क्या होगा 3 आएगा, 13 इन द सेंस यानी 3 आएगा। तो यूनिट डिजिट में मैंने 3 देखा तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। अब जिसके पास पूरा टाइम है वो पूरा अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके निकाले। मैंने डायरेक्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा और 1 सेकंड में आंसर निकाल के ला दिया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आपको जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन होगा ना एकदम पूरा में पूरा पहले क्या इजी इजी क्वेश्चन से लेके एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। ये नहीं कि इतना भी टफ नहीं करेंगे, पता चले कि इतना टफ कर ले कि आप एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं है, इररिलेवेंट हो जाए। और इतना भी इजी नहीं करेंगे कि क्या भैया कितना इजी पढ़ा रहे हो। तो पूरा जो एग्जाम का समरीज टाइप का होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन टफ आ गए, कुछ क्वेश्चन उसमें मीडियम आ गए, कुछ क्वेश्चन ईजी आएंगे, वैसे ही हमारा एकदम सिंपल पेपर है, सेटल्ड है। आइए ये भी देखिए आपके कौन से एग्जाम में पूछा है, बोलो भैया सेक्शन कंट्रोल का एग्जाम में 2026 का ये भी पेपर में हुआ था। आइए 2025 में पेपर हुआ था, इसका आंसर की 2026 में आया था, उसका यहाँ पे दिया गया। पढ़िए, कह रहा हमारे पास कि बोले भैया कविता, राकेश और शालिनी ने एक व्यवसाय इतना इतना का अनुपात में निवेश किया है। तीनों लोग हैं, बोलो भैया तीनों लोग कौन है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे कविता है, और इन कौन कौन से रेशियो में किए हैं, तो बोलोगे भैया 5 8 और 15 के रेशियो में ये व्यवसाय किए हैं। और यहाँ पे बोला है उन्होंने पूंजी क्रमशः 8 महीने 7 महीने और 4 महीने के, क्या 4 महीने के लिए निवेश किया, तो उनका लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। तो बोलोगे भैया यहाँ पर जो उनके प्रॉफिट का हमें रेशियो क्या होगा, ये हमें बताइए। सारी चीजें मैं हाईलाइट कर दी हूँ जो जो चीजें इसमें बोला गया है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, पार्टनरशिप का सवाल है। हम बचपन से पढ़ते रहे कि कभी भी अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है ना भाई पार्टनरशिप में, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं। और समझो पार्टनरशिप पढ़ रहे ना, बस एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर ये समझ गए ना भाई तो पूरा पार्टनरशिप उड़ा दोगे। कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी होता है, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन होता है। तो हम ये समझ गए कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो देखो भाई 5 18 15 के हिसाब से इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। बोलोगे भैया 5 हो गया हमारे पास, फिर 18 हो गया, उसके बाद से 15 हो गया। ये इनका क्या है, बोलोगे भैया इन्वेस्टमेंट है। और टाइम की बात करें तो तीनों लोगों का देखो, पहले का टाइम 8 है, दूसरे का टाइम 7 है और तीसरे का टाइम 4 है। तो बोलोगे भैया इन्वेस्टमेंट आ ही गया है, टाइम से जब गुणा कर देंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो टाइम से गुणा कर दीजिए। पहले का टाइम क्या है, तो बोलोगे भैया 8 है, दूसरे का टाइम क्या है, तो बोलोगे भैया 7 है, और तीसरे का टाइम क्या है, तो बोलोगे भैया 4 है। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा भाई प्रॉफिट इन तीनों लोगों का। अब निकाल लीजिए मान, तो बोलोगे भैया 8 5 40 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 18 का 7 गुना करोगे तो बोलोगे भैया 18 7 126 होता है। और 15 चौका कितना होता है भाई, यहाँ पे 18 नहीं था, माफ करना ब्रो, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 8 था, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया था बाय मिस्टेक, सॉरी ब्रो सॉरी। तो ये मेरी तरफ से गलती थी। बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, बट ये छोटी शहर है तो छोटी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो बोलोगे 8 7 कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया 8 7 56 होता है। ये 56 हो गया, और यहाँ पे 15 चौका 60 हो गया। अब जो कट रहा है तो काट लो। तो मैंने देखा, तो अगर ये इसको देखा तो ये 4 से कट रहा है, 4 से काटूंगा 10 बार में, 4 से काटूंगा 14 बार में, और 4 से काटूंगा 15 चौका 60। तो आंसर हमारा जो निकल के आएगा, बोलोगे भैया 10:14:15 आएगा। 10:14:15 का है, तो 10:14:15 ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। यानी कहा है भाई, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपका सेक्शन कंट्रोल में पूछा गया सवाल था। बोलिए, उम्मीद करता हूँ ये बहुत सिंपल सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे क्या था भाई, तो बोलोगे भैया 3 था, ये हमारा 4 था। देखो कभी भी जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना, जैसे मान लो मैं सैंपल पेपर करा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो मेरी वीडियोज़ को पॉज कर देना और खुद से सॉल्व करना। जो खुद से सॉल्व कर लोगे ना, बन जाएगा ना, तो एक अंदर से अलग ही मोटिवेशन आता है कि जो भैया करा रहे हैं उससे बेस्ट तरीके से मैं सॉल्व कर लिया। अगर नहीं बनेगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, समझ रहे हो। उससे आपकी जो थिंकिंग का क्षमता बढ़ती है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ।
समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब नहीं बनेगी तो मैं तो करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये मान दे रखा है, इसका बोला है कि भैया हमको ये बता दीजिए एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापत्ति निकालना है, यानी एलसीएम फाइंड करना है। देखो कभी भी ऐसा सवाल एलसीएम निकालना है बहुत ईजी होता है। यहाँ पे क्या है 1.3, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 13/10। बोलोगे भैया 13/10 कैसे लिख दिए, क्योंकि जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाता है, तो यहाँ पे आ गया 13/10। दूसरा क्या है, तो बोलोगे 7.6 है, तो ये बोल दो डायरेक्ट 76 और बट्टे में 10 ये हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा देखो 0.13 है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ 13 और नीचे यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब पॉइंट के वास्ते 2 अंक था तो डबल जीरो आ गया। कभी भी जब फ्रैक्शन आ गया ना, जब फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना होता है ना, तो बहुत ईजी होता है। अगर देखो इसमें 2 केस होता है, अगर यही फ्रैक्शन में हमसे पूछ देगा भैया एचसीएफ निकालो, तो क्या करोगे, तो जो ऊपर वाली मान दे रखा है ना उसका क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सेम वही केस है, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले वैल्यू जो है उसका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, बस बात खत्म। तो देखो बोलोगे भैया हमें मालूम है क्या कि अगर एलसीएम फाइंड करना है हमें, तो एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हमको मालूम है कि ऊपर वाले का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे 13 76 13, यानी 13 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा और यहाँ पर 76 यानी 76 है, तो हमको मालूम है कि 76 से हम गुणा कर देंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा। और नीचे का एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ क्या होता है भैया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सी संख्या है जो तीनों को काट दे। तो बोलोगे भैया 100 है, तो भाई साहब 100 तो ले लोगे, लेकिन 100 क्या 10 को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो बोलोगे भैया 10 सबसे बड़ी संख्या जो 100 को भी काट देगा और 10 को भी काटेगा, तो जो हमारा एचसीएफ आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 ले लो, बस बात खत्म। इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 13 5 65, 13 6 78, हाथ में कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 7। अब यहाँ पर 13 और 7 98, 13 7 कितना होता है 91 और 8 91 और हमारे पास कितना 7, तो बोलोगे भैया 98 हो गया और बट्टे में कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जैसे ही 10 हटेगा तो एक पॉइंट लग जाएगा, यानी 98.8 आएगा और 98.8 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये भी सवाल देखिए आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का है सवाल है, 2026 में आपको पूछा गया था। देख रहे कितना इजी है। जब मैं यहाँ पे देखा तो क्या आपको लगता था कि यहाँ पे सब कुछ बनाने की नीड थी, तो देखो अगर आप एग्जाम में रहता ना तो बस इतना ही सोचना था। हमको ये मालूम था कि भाई साहब अगर मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे आया और उसके बाद से हमने ये देखा कि जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले में एक चीज हमको देखने को मिल गया, वो क्या था, तो बोलोगे भैया 13, यानी 13 क्या होता है, तो हमारा प्राइम नंबर होता है। बोलोगे भैया प्राइम नंबर होता है, यानी बोलोगे भैया हमारा प्राइम नंबर है, तो डायरेक्ट हम ऐसा देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है क्या होगा, जो 13, यानी ये बोलोगे भैया प्राइम नंबर 13 से कटना चाहिए, यानी जो ऑप्शन हमारा 13 से कटता वही हमारा आंसर हो जाता। बाकी का तामझाम हम करते ही नहीं। तो बोलोगे भैया 107 तो कटेगा नहीं 13 से, 102 भी नहीं कटता है 13 से, हमको मालूम है 100 भी नहीं कटता, ये कट जाएगा 13 7 91, फिर 7 13 5 65 13 6 78, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया खत्म। तो 1 सेकंड में बना दिए, ना कि इतना हम तामझाम करके पूरा निकालते, जरूरी ही नहीं था, क्योंकि हमको मालूम था कि ऊपर क्या लेना है, बोलोगे भैया एलसीएम लेना है और एलसीएम में हमें दिखता है 13 और 13 का डायरेक्ट मल्टीपल चेक किया हम उड़ा देंगे। अब ये भी देखोगे जब यहां तक आ गया ना, तो देखो नीचे क्या है 10 है, हमको मालूम है कि 13 इंटू में 76 हमारा क्या आया था, एलसीएम आया था। तो हमें ये भी मालूम है जो भी ऑप्शन होगा ना, एक अंक के बाद से पॉइंट होगा, नहीं डेसिमल होगा। देखो 3 ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हर एक चीज आपको ध्यान देना है कि भाई अगर मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो दूसरा देखते हैं। ये नहीं कि पूरा बैठ के, अगर बेसिक तो आता ही है ना भाई, बेसिक तो सब लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग क्या कर रहे हो, बाकियों से स्पेशल क्या कर रहे हो कि कम समय में आप आंसर लेके आ पा रहे हो, तो ये सारी चीजें सोचना पड़ेगा कि मल्टीपल का कॉन्सेप्ट और ऐसे जो मैंने डेसिमल वाला चीजें बताया था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास ये सिंप्लीफाई करना, ये मान दे रखा है, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से आप सिंप्लीफाई कर लेना, प्यार से बना लेना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, यानी बोलोगे भैया ये आपको HW रहेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एकदम पेशेंस के साथ एक एक चीज लिख के वो करना, नहीं तो थोड़ा बहुत इधर इधर करोगे ना गलती हो जाएगा। भले 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेना, लेकिन कभी भी एक बोर्ड मार्क्स का सवाल जो आता है ना, थोड़ा टाइम लेके बनाना, लेकिन प्यार से बनाना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कह रहा है। यहां पे बोला है भाई कि 3 संख्याओं का औसत 20 है, यदि 2 संख्याओं का औसत 11 और 22 है तो तीसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। बताना कितना इजी हो गया, हमें यह भी दे दिया कि 3 को संख्या दे दिया, औसत भी दे दिया है 20। तो सम क्या होता है भाई एवरेज में, तो बोलोगे भी हम सम पढ़े हैं, नंबर इंटू एवरेज करते हैं तो सम होता है, यानी ये भी बोल सकते हैं एवरेज इंटू नंबर करोगे तो सम आएगा। तो 3 संख्याओं का जो सम निकालूंगा तो क्या होगा, तो बोलोगे भैया नंबर इंटू एवरेज कर दो, तो 3 संख्याएं हैं और एवरेज 20 है, तो हमारा इनका सम आ गया 60, ठीक है भाई। अब बोलोगे भैया 2 लोगों का मान ऑलरेडी दे दिया, एगो 11 दिया है, एगो 22 दिया है, तो दोनों लोगों का सम कितना हो गया, तो भाई साहब हमको मालूम है कि तीनों का 60 है और दोनों लोगों को जब ऐड किया तो बोलोगे भैया 33 है, तो 60 में से जब 33 घटाऊंगा ना तो जो तीसरी संख्या आएगी वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 60 में से 33 घटाओगे तो 27 होगा और यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म।
तो ये भी आपका सवाल आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है। देखिए ये 2026 का भी है आपका, देख रहे हो। तो सारी चीज़ें एकदम अपडेटेड है, बहुत प्यार से करेंगे, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और जानेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और 7 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या का 20% का मान 620 है। देखो 20% का मान है, यहाँ पर दिखा, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा बहुत इधर उधर पढ़ोगे ना तो गलती हो जाएगा, चीज़ों को समझना। यहाँ पे बोला है किसी संख्या के 20% का मान 620 के 20% से 210 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया, एकदम लैंग्वेज बेस्ड वाला सवाल है, बहुत प्यार से बना लोगे। अब हमें मालूम है किसी संख्या की बात बोला है, अगर मान लो कोई संख्या में x मानते हैं, इसका 20% बोला है, तो x का अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो बोलोगे भैया 1/5। इसका 20% बराबर है कितना के बारे में, तो बोलोगे भैया, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, बोलोगे भैया 620 के 20% से कितना 210 अधिक है, यानी 620, देखो 620 के 20% यानी 1/5 से 210 अधिक है। तो बोलोगे भैया 210 अधिक है तो हम इधर लिख लेते हैं, क्यों भाई, ये जो संख्या है ना इससे 210 अधिक है, तो इससे 210 अधिक है तो बराबर करने के लिए इधर एड ऑन करना पड़ता। समझ रहे हो। तो बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे लैंग्वेज दिया है वैसे पढ़ते जाओगे, आंसर निकल के आ जाएगा। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे कि बोलोगे भैया यहाँ पे काटो, अगर इसको 5 से काटा तो बोलोगे भैया 5 से कम 5, यहाँ पे 5 दूना 10, फिर 5 चौका 20 आ गया। 124 में हम जोड़ेंगे 210, तो बोलोगे भैया x के x बट्टे में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि x में 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा। अब देखो 124 और 210 कितना हो गया हमारे पास, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 4 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यही है ना भाई। तो बोलोगे 4, ठीक है, फिर 2 1 3 2 1 3। अब जो ये क्या होगा 5 जो बट्टे में इधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा, तो x बराबर 5 से गुणा कर लो, तो 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 कितना होता है 17, हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, जो x का मान होगा यानी ये बोलोगे भैया वो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या होगा 670 और 1670, माफ करना ब्रो, 1670 है कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म, बहुत ईजी सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आपका सवाल था, जो हाल फिलहाल जो CBT 1 का हुआ था उसका ये सवाल था। बोलिए मजा आ रहा है भाई, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। यदि 8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 8 वर्षों बाद स्वयं का 3 गुना हो जाती है, क्या है भाई, देखो आराम से पढ़ो। यहाँ पे बोला है इन्होंने क्या, अगर यहाँ पर देखोगे कि 8,000 की चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई राशि है जो 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों बाद वह राशि क्या होगी। बहुत ईजी है, हम ये जानते हैं कि हमारे पास 2 चीज दी जाती है, एक तो हमारा पास हो गया बोलोगे भैया अमाउंट, ये होता है प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल अगर मैं 1 मानता हूं तो 8 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाती है, यानी बोलोगे भैया यही तो बोला है कि कोई 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना जाती है, यानी भाई साहब 1 से कितना हो जाएगी 3, तो जो प्रिंसिपल में कुछ भी अगर ब्याज हम ऐड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, तो बोलोगे भैया अमाउंट आता है। तो हम प्रिंसिपल में अब ब्याज ऐड किए तो कितना अमाउंट आता है, तो ये कितना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 8 वर्ष में हो रहा है भाई 3 हो रहा है। ऐसे ऐसे 24 वर्ष में जाना है तो 8 और 8, यानी बोलोगे भैया 3 बार हो रहा है, नहीं 8 वर्ष 8 वर्ष 8 वर्ष, टोटल 24 वर्षों में राशि कितना होगी, तो भाई साहब जितना वर्ष हो रहा है 8 8 के कितना बन रहा है, तो बोलोगे भैया 3 वर्ष, तो यानी 3 बार हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, इनका क्यूब लगा दो, बस बात खत्म। तो जो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो ओवरऑल रेशियो आएगा, तो बोलोगे 3 का क्यूब 27 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल का मान इन्होंने दे रखा है, बोलोगे भैया 8,000 रुपये इन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो जो 8,000 है वो कितने का मान है, तो भाई साहब प्रिंसिपल यानी 1 का मान है। और हमसे ये पूछा है क्या, तो बोलोगे भैया 24 वर्षों बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी राशि अमाउंट पूछा है, यानी कितने हो जाएगी, तो यानी 27 का मान पूछा है, तो 27 से गुणा कर दो, बस बात खत्म। तो हमको मालूम 1 से काटोगे तो यही आएगा, अब 27 में 8,000 से गुणा कर दो, तो बोलोगे भैया 3 जीरो यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 दूना 16 और 5 कितना होता है 21, तो डायरेक्ट बोल सकते हो 216 000, 216 000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म। तो कितना सिंपल सवाल था, बस एक एक स्टेप को पढ़ते जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ोगे बहुत प्यार तरीका से आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट इसमें कुछ नहीं था। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी निश्चित आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्या कितना 24 और 18 है, तो उस आंकड़े का माध्य क्या होगा। यानी क्या पूछा है भाई, माध्य ही नहीं समझ रहे हो, यानी मीन पूछा है हमसे कि मीन क्या होगा। हमको मालूम है कि हम एक चीज पढ़ते हैं, वो क्या होता है, बोलोगे भैया इंपेरिकल फार्मूला, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूलनानुपाती सूत्र होता है, जो इंपेरिकल फार्मूला। अब इंपेरिकल फार्मूला बोलता क्या है कि भैया मोड निकालना होता है, मोड बराबर में 3 मीडियन, क्या होता है भैया 3 मीडियन
और माइनस में कर देते हैं टू मीन। इसको याद करने का तरीका ध्यान रखना। मीडियन क्या है, बोलोगे भैया इसमें शब्द ज्यादा है, यानी ज्यादा है तो इसीलिए इसको 3 से गुणा करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, बस याद करने का तरीका होता है। बोलोगे भैया ऐसा क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसमें से घटाना जाता है, यानी 3 में से 2 घटाया जाता है, बस इतना ध्यान रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो पाए। और हम पे सारी चीजें दे रखा है। बोलोगे भैया जो बहुलक की बात बोला है इन्होंने 24 दिया है, और माध्यिका यानी मीडियन यानी मोड दिया है 24, और माध्यिका यानी मीडियन दिया है 18। तो रखो भाई मोड का मान कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 24, और मीडियन दिया 18। तो 3 इंटू 18 करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 54 होगा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 2 मीन। बस बात खत्म। अब मीन को कुछ इतना लिखने की नीड नहीं, हम डायरेक्ट 2x लिख लेते हैं, समझ जाना, क्योंकि भाई साहब हम x मतलब मीन। ठीक है, अब देखिए हमको ये क्या है, डायरेक्ट एक्सचेंज कर दो, 2x को इधर उठा लो तो बोलोगे भैया माइनस है तो प्लस में आएगा, ये जाके घट जाएगा, यानी 54 में से 24 घटाओगे तो 30 होगा। डायरेक्ट इसको 2 से काट दो तो बोलो भैया x यानी जो इसको मीन बोलते हैं ये आएगा 15, x का मान 15, और 15 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। देख रहे हो, तो हर एक एग्जाम का चीजें मैं उठा रखा हूँ। यहाँ पे देखो आरआरबी जेई का सीबीटी 1 हुआ है, जो आपका 19/2026 का जो इसका आंसर क्या है उसका है। समझ रहे हो भाई, बताओ थोड़ा सा भी दिक्कत परेशानी हुई होगी तो बोलिए, बिल्कुल नहीं होगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास ये मान दे रखा है। ठीक है भाई, कहने के देखो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि साइन 8 का क्यूब माइनस में कॉस 8 का मतलब साइन का 8 पावर है, ठीक है, और माइनस में कॉट 8 ये दिया है, उसके वजह से बट्टे में साइन के पावर 4 थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया। ठीक है, एक तो होता है कि इसमें वैल्यू पुटिंग कर लो, आसान से आ जाएगा। थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो निकल के आ जाएगा, लेकिन ये है कि थीटा बराबर 45 डिग्री रखोगे तो बोलोगे भैया 45 का मान होता है 1/√2। अब इसको भाई सब पावर 8 है तो इसे बोलोगे भैया 1/√2 का करेंगे हम, 8 बार करके ऐसे तामझाम करेंगे, निकालेंगे, वैसे भी आ जाएगा। बट इसको देखो बेसिक तरीके से कैसे बनाओगे। जब यहाँ पर देखा मैं तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया, जैसे मान लो पावर को मैं भूल जाता हूँ कुछ देर के लिए, मैं समझता हूँ यहाँ पर समझो ए स्क्वायर, और माइनस में हमें देखता है कि बी स्क्वायर, यानी मैं साइन को ए मानता हूँ कॉस को बी मानता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए आपको क्या लगता है, तो बोलोगे भी एक तो फॉर्मूला होता है कि ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है, बस बात खत्म। ये है कि क्या होता है, एक कम होता है, यानी स्क्वायर से जैसे आओगे यानी एक पावर में आओगे, यानी जब 8 के पावर होते इससे कम आओगे तो बोलोगे 4 के पावर में आओगे। तो लिख दो, इसके जगह पे क्या लिखोगे, तो बोलोगे भैया साइन के पावर 4, ठीक है, साइन के पावर 4 थीटा और माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा, यानी बोलोगे भैया ए माइनस बी इंटू में क्या होगा भाई ए प्लस में बी, यानी अब लिखोगे साइन के पावर 4 थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, हमारे पास ये आया, और इंटू में हमारे पास क्या आ गया, तो बट्टे में बोलोगे भैया 1 अपॉन में हमारे पास क्या था, तो इसको मैं एक बार छोटा कर लूँ क्या, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 अपॉन में, यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा छोटा हम कर लेते हैं तो समझ में आएगा, लेकिन फिर आपको दिक्कत होगा ना, ये वाले समझने में आपको दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, समझ लो, बट्टे में हम यहाँ पे 1 बट्टे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू में हमारे पास जो हो जाएगा, बट्टे में हमारे पास निकल के आएगा क्या, तो बोलोगे भैया साइन के पावर 4 थीटा, और उसके बाद से क्या है, प्लस में हमारे पास कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है, और प्लस में हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया था। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा, ये इंटू में है तो देखो साइन के पावर 4 थीटा प्लस में कॉस के पावर 4 थीटा खा जाएगा कितना, प्लस वाले का, तो हमारे पास बचेगा क्या, तो बोलोगे भैया ऊपर वाली चीज बचेगा, यानी लिखो भाई साइन के पावर 4 थीटा और माइनस में कॉस के पावर 4 थीटा। ठीक है, उसके बाद से इंटू में हो जाएगा भाई, एक से गुणा करोगे फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फिर अब उसके बाद से लिखो प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे समझ के अब जो ये चीजें एक बार लगाए हो ना दोबारा लगाओ, सेम यही देखो, जैसे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सेम देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक पावर कम हो जाएगा, यानी 4 से पावर 2 में आ जाओगे, तो बोलोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब फिर ये हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, और प्लस में हमारे पास क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा था ही। अब देखो इनको क्या करोगे, तो हमको ये मालूम है कि क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, यानी ये हो गया पूरा टोटल का 1, 1 में गुणा करोगे तो यही आएगा, तो डायरेक्ट ये लिखो भाई, तो बोलोगे भैया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कि हमको मालूम है कि भाई कितना हो गया था 1 हो गया था, ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये टोटल का मान 1 आया था, ध्यान रखना। अब देखो हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा था, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ज्यादा है तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 1 कहाँ है, तो ऑप्शन हमारे खत्म।
तो देखिए, तो काफी अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सवाल है भाई, ग्रेड 1 13/3/2026 का जो हुआ था, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सवाल है। तो सारा बैक टू बैक सारे आपके जितने भी, समझो जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ना, सब वही हम करा रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बोलिए। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। अच्छे से पढ़ते जाना है, बहुत प्यार से कर लेंगे। हमारे पास दिया है शीर्ष ए का मान ये दे रखा है, फिर बी ये दे रखा है और सी में ये दे रखा है। वाले त्रिभुज क्या बोला है, वाले त्रिभुज ए बी सी के हमें क्या बताना है, केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है भाई, कि केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। कभी भी जब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है तो एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक निकालते हैं। एक्स का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलोगे भैया x1 प्लस y1 प्लस z1, यानी जितनी सारी से बोलोगे 1 2 3 है, तो x1 प्लस y1 प्लस में z1 बटे में 3 करते हैं। y का निकालते हैं तो बोलते हैं भैया, उसके बाद से x2, उसके बाद देखो ये हमारे पास, समझ रहे हो चीज़ों को समझना। इसको मैं क्या मानता हूँ, बोलोगे भैया x1 ये y1 हो जाता है, फिर अगर ये x2 हो जाता है ये y2 हो जाता है, फिर बोलोगे भैया ये हमारे पास z1 हो जाता है। यहाँ पर कितना बोलोगे भैया, देखो x1 y1 z, यहाँ पर देखो x3 और उसके बाद से हो जाएगा भैया, बोलोगे भैया हमारे पास y3, ये होता है। मैं z1 बोल रहा था, ये होता है। तो बोलोगे भैया इसको निकालना होता है तो बोलोगे भैया x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और बट्टे में 3 होता है। अगर वहीं y वाला निकालना होता है तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 और बट्टे में 3 होता है। ये निकालते हैं, बस मैंने लिख दिया, अब इसका मान रख दो। तो बोलो कि x की जगह पर कितना होगा, तो माइनस का 16, फिर प्लस की जगह, फिर यहाँ पे प्लस ना होके, क्योंकि प्लस माइनस माइनस में जाएगा, माइनस का 2 है, फिर प्लस की जगह पर 2 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 अंक है। तो बोलोगे भैया 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो कितना आ रहा है देखना जरा, तो बोलोगे भैया देखो माइनस का 2 प्लस का 2 खा जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, तो बोलोगे भैया -16 बटे में 3, यानी जो पहला निर्देशांक निकल का है एक्स का, यानी हमें एबीसी के त्रिभुज का निर्देशांक, यानी ये बताना है एबीसी के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है, जिसमें एक निर्देशांक कितना है कि -16 बटे में 3, यहाँ पे कितना है -14 बटे में 3, यहाँ -17 बटे में 3, यानी दो ऑप्शन में मिल गया -16 बटे में 3। तो ये भी निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम डायरेक्ट वहां से निकाल लेते अगर ये होता। अब इनका निकालो, तो बोलोगे भैया इनका क्या है, तो बोलोगे भैया 13 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर उसके से प्लस का 13 हो गया, और बट्टे में देखो तो हमारे पास कितना आ गया 3। तो बोलोगे भैया क्या होगा, 13 और 13 26, 26 में से 9 घटा दो, तो बोलोगे भैया 26 में से अगर 10 घटाते तो 16 होता है, एक ऐड कर दो, यानी 17 बटे में 3 हो जाएगा। यानी दूसरा आएगा भाई साहब, एक -16 बटे में 3, दूसरा 17 बटे में 3, और 17 बटे में 3 क्या है, क्योंकि यहाँ पर 15 बटे में 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ है कि नहीं बढ़िया सवाल। तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये नहीं कि सारे मतलब अर्थमेटिक करा रहे हैं, एकदम इजी वाले करा रहे हैं, ये भी सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वो भी अच्छे अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेन ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं। अच्छे से देखो, यहाँ पे बोला है भाई साहब एक ट्रेन इतना के स्पीड से चल रही है, और दूसरे का भी दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। फिर बोला है यदि, देखो यदि बोला है, यदि ये जो ए है, ट्रेन ए की लंबाई कितना है 240 मीटर है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है क्या कि 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। क्या करती हैं भाई, बोलोगे भैया पार करती हैं, अच्छी बात है। 10 सेकंड में अगर एक दूसरे को पार करती हैं तो हमें ट्रेन की लंबाई बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इसको मैं इससे हलाता हूं कि बताओ ट्रेन की लंबाई क्या होगी। समझ में आया भाई, बिल्कुल आया होगा। सारी चीजें मैं इसलिए हाईलाइट की हूं कि ताकि आपको समझ में आए। दो ट्रेन है और उसमें से एक ट्रेन का हमें लंबाई भी दे रखा है, दोनों लोगों का स्पीड भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, सिर्फ एक आदमी का डिस्टेंस निकाल देना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो हम जानते हैं कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा ना, तो देखना जो भी डिस्टेंस लेते हैं ना, तो जो ट्रेन का लंबाई होता है, यानी बोलोगे भैया ट्रेन का लंबाई यानी S1 प्लस में S2, यानी जो उनकी लंबाई की बात है, स्पीड की बात नहीं करता हूँ, यानी D1 लिख दो, ऐसे और समझ में आएगा। यानी जो ट्रेन का लंबाई होता है D1 प्लस में D2, वो आपस में ऐड करते हैं, समझना। अब हमको मालूम है कि डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो बोलोगे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। डिस्टेंस में क्या लेंगे, तो दोनों ट्रेन का लंबाई लेते हैं। डिस्टेंस में क्या लेते हैं, तो दोनों ट्रेन का लंबाई। तो बोलोगे एक ट्रेन की लंबाई दे रखा है 240, बहुत बढ़िया, यानी एक ट्रेन की लंबाई 240 दिया है, दूसरे का नहीं मालूम है जिसको बी से हम डिनोट किया है, ट्रेन बी की लंबाई बोला है, ये बता दीजिए। अब बराबर में स्पीड क्या होगा, तो कभी भी दो चीज होता है, एक तो होता है सेम डायरेक्शन, एक होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड उनका घटता है, अपोजिट में जाती है तो स्पीड उनका एड ऑन होता है। तो बोलोगे भैया 66 और 60, क्योंकि क्या बोला है विपरीत दिशा की, यानी अपोजिट की बात बोला है भाई, तो अपोजिट में क्या हो एड ऑन हो जाता है। तो 66 और 60 करोगे तो बोलोगे 126 हो जाएगा।
और ध्यान रखना भाई ये किलोमीटर में है और सारा जो ऑप्शन है ना मीटर में दे रखा है। तो मीटर में दे रखा है यानी किलोमीटर है, तो इसको चेंज करो मीटर में। बोलोगे भैया यानी बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, तो बोलोगे भैया 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा स्पीड आ गया। अब भाई साहब टाइम से गुणा कर दो, टाइम 10 सेकंड दिया है, बस बात खत्म। इतना ही सवाल था, इतना लंबा चौड़ा सवाल का भाई साहब सॉल्यूशन इतना ही था, खत्म। अब यहां से एक लाइन लिखोगे आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया कैसे आएगा, तो देखो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इसको 18 से काटूंगा तो हमको मालूम है कि कितना 18 का 7 गुना 126 होता है, गुणा करो 7×5 = 35 में 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 350। तो जो बी का मान आएगा भाई 350, ये 240 घट जाएगा, तो 350 में से 240 घटाओगे तो 110, यानी जो बी की लंबाई होगी 110 होगी। कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए एएलपी सीबीटी 1 का सवाल है 2026 में जो हुआ था। बताइए हाउ द जोश भाई, बताओ मजा आ रहा है चीजों को पढ़ के, कैसा फीलिंग आ रहा है बताइए। समझ रहे हो भाई, पढ़ते रहो बढ़िया से, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सफलता आपको मिलेगी। समझ रहे हो, अगर सफलता नहीं मिलेगी तो जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा आपका। समझ रहे हो, क्योंकि आपको देखो वो बोलते नहीं है कि अगर आदमी अगर सफल नहीं है ना तो किसी काम के लिए नहीं है। अगर आदमी सफल नहीं है तो घर पे मतलब समझो घर पे भी बोझ लगने लगता है। आदमी जब सफल नहीं रहता है तो घर पे भी बोझ लगता है, क्योंकि वो कोई लाइन नहीं है कि अगर मान लीजिए फूल भी है ना, फूल जब तक वो खुशबू देता है, फूल जब तक वो खुशबू देता है तो सब लोग अपने पास में रखते हैं, जब उसका खुशबू खत्म हो जाता है ना तो उसको कूड़े में फेंक देते हैं। इसीलिए कि जब तक आप सफल नहीं होगे ना कोई इज्जत नहीं है। समझ रहे हो भाई, आओ बढ़िया से पढ़ते रहो, एक ना एक दिन सारी चीजें आपके कदमों में होंगी, मेहनत करते रहो। क्वेश्चन बोला है भाई तो 13 के 13 हमारा क्या गया है कि दिया गया है हमारे पास ये मान दे रखा है, और इसमें तो बोला है कि जेड का मान क्या होगा, हमें जेड का मान ज्ञात करना है। अब जेड का मान कैसे ज्ञात करना है, देखो बहुत बढ़िया से बना देंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अच्छे से लिखो। हमारे पास ये मालूम है कि एक्स का मान यहाँ पर क्या दे रखा है, बोलो भी एक्स के यहाँ पे हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है, यानी एक्स का मान ये दिया गया है। अगर वाई की बात करूँ भाई तो बोलोगे भैया यहाँ पर अगर मैं वाई की इससे डिनोट करता हूँ, वाई की अगर मैं बात करूँ तो ये वाई की मान दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है एक्स के पावर जेड और वाई के पावर 6। तो सबसे पहले ये रखते हैं एक्स के यहाँ पे, ये रखते हैं 112। तो बोलोगे भैया एक्स के यहाँ पे क्या रखोगे, तो बोलोगे भैया 112, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये दिखेगा। बोलोगे भैया हमारे पास 112 हो गया। अब इसका पावर कितना है, तो बोलोगे भैया 0.17, और ये क्या होगा भाई, इसका पावर हो जाएगा जेड, क्योंकि हम इसके जगह पर रख रहे हैं एक्स के जगह पर ये मान रखते हैं, फिर वाई की जगह पर ये रखते हैं, ठीक है। आ जाइए, अब वाई की जगह पर वो रखें बराबर में आ जाएगा, वाई की जगह पर क्या रखोगे, तो बोलोगे भैया 112। अब इनका पावर कितना हो जाएगा, तो 0.94, ठीक है भाई, और इनके पावर क्या है वाई की जगह पे, तो बोलोगे भैया पावर 6 है, बस ठीक है। अब यहां तक कर लिए, अब यहां पर कैलकुलेट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, हम ये जानते हैं क्या कि जब भी अगर मान लीजिए ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है भाई साहब, पावर आपस में गुणा होते हैं, तो गुणा कर दो। तो बोलोगे भैया 112 जो है यहाँ पे जो हमारे पास निकल के आएगा 112 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 0.17, और इंटू में क्या हो जाएगा जेड, यानी गुणा हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ये हमारा जेड इनके साथ आ जाएगा, क्या हो रहा है भाई, ये जेड आ गया, फिर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 112। अब यहाँ पे जैसे ये हटेगा तो 0.94, और यहाँ पे इनके साथ 6 से गुणा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो जब भी अगर इनका क्या हो, तो बोलोगे भैया जब भी इनका बेस हमारे पास बराबर हुआ, जैसे बेस बराबर हुआ तो क्या होगा आपस में भाई साहब ये भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये बीच में बराबर का चिन्ह है तो बोलोगे भैया ऊपर वाले जो पावर है ये भी बराबर हो जाएंगे। तो बोलोगे भैया 0.17 क्या हो जाएगा 0.17, और जेड बराबर में क्या हो जाएगा, तो 0.94 इंटू में 6 हो जाएगा। तो जो जेड का मान आएगा क्या आएगा, तो 0.94 इंटू में 6, और बट्टे में आ जाएगा भाई 0.17, ठीक है भाई। अब देखो काट लो, इसका आंसर आएगा। हमको मालूम है कि भाई साहब 2 अंक, तो देखो पॉइंट के पास 2 अंक है, पॉइंट के पास 2 अंक है, तो पॉइंट पॉइंट खत्म, ठीक है। अब गुणा कर लो। अब बोलोगे भैया 6 चौका 24 हाथ में कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 2, 9 छक्के 54 और 2 कितना होता है, तो बोलोगे 56, और बट्टे में आ गया कितना, तो 17। अब देखो हमसे बताना है मान निकालना है भाई, ऐसे पॉइंटों में निकाला है तो पॉइंटों में निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं सॉल्व। हमको मालूम है कि 17 थे कितना होता है 51, अब यहाँ पे आएगा 5 54, फिर 17 या 51, यानी 33 पॉइंट से स्टार्ट होगा, और 33 पॉइंट से एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, बाकी का तो नीड ही नहीं है। हमको मालूम है कि 33 पॉइंट आएगा, इसके आगे कुछ मान आएगा, और एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तो हम टोटल ना चेक करके डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बोलिए क्वेश्चन का लेवल अच्छा मिल रहा है, देख रहे हो कितना कंफ्यूजन का सवाल है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सवाल है भाई, हल्के में नहीं लेते हैं इसे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 से बढ़िया सवाल पूछता है, समझ रहे बबुआ, बताओ।
कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बोलिए आपके जीवन में, नहीं है तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है एक नाव जितने समय में धारा के दिशा में 36 किलोमीटर जा सकती है उतने ही समय में वो धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जा सकती है। यानी मान लो दो लोग हैं भाई, एक धारा के साथ जा रहा है, यानी मान लीजिए आपके मैडम जी हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई साहब, धारा जिधर बह रही है उधर नाव लेके ऐसे खेवते हुए जा रही हैं, और आप भी उधर से आ रहे हैं और आप उधर से भी कर रहे हो। दोनों लोगों को जो टाइम लग रहा है ना बराबर लग रहा है, यानी जितना इनको इधर से जाने में टाइम लग रहा है उतना उनको उधर से आने में टाइम लग रहा है, यानी बराबर टाइम लग रहा है। अब जब आगे बोला है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर है, क्या है भाई, बोलोगे धारा की चाल हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोला स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पे एक चीज समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया मैं दिखाऊं? देखो यहां पे आपको समझ में आएगा, जितने समय में, देखो जितने समय में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में, क्या भाई साहब, सेम उतना ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर समझ लगता है। यानी आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो भाई कि यहाँ पे जितने समय में आप मान लीजिए धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा रहे हैं ना, उतने समय में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर आ रहे हैं। यानी हम सीधी सी बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम सेम है, टाइम का जिक्र ही नहीं, क्योंकि जितना समय में जा रहे हो उतना समय में आ रहे हो। यहाँ पे क्या है, टाइम सेम है। जब भी अगर टाइम सेम आ जाए, यहाँ पे समझना है कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर जब टाइम सेम आ जाए, यानी ये बोलोगे भैया टाइम कांस्टेंट हो जाए, उस केस में डायरेक्ट जो स्पीड होगा ना वो क्या होगा भाई साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस का, या बोल सकते हो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड का। तो ये जो हमारा डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर 24 किलोमीटर, ये स्पीड हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी टाइम कांस्टेंट है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये बताऊंगा, समझना। अब धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम की बात हो रहा है, धारा की दिशा में यानी जो डाउन स्ट्रीम होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब हम क्या है, टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अप स्ट्रीम जिसको धारा के विपरीत दिशा में बोलते हैं, ये 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बस बात खत्म। जब यहां पे ये माना गया है, हमको मालूम है कि इन्होंने धारा के चाल 3 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो निकालो। कभी भी आपको मालूम है, जब भी अगर पूछे भाई साहब अगर वाई धारा के मान निकालना है, वाई किसको डिनोट करते हैं, धारा की चाल को। क्या करते हैं, डी माइनस यू बाई टू करते हैं। बोलोगे भैया क्या होता है, डी माइनस यू बाई टू। इतना लिखने की नीड नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डी माइनस यू यानी 36 में से 24 घटाओगे तो 12 होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो बोलोगे भैया 6 आ गया। अब 6 का मान कितना दिया है, देखो तो यहाँ पे 3 दिया है, तो बोलोगे भैया 6 का मान 3 दिया है, यानी बोल सकते 6 यूनिट का मान 3 दिया है, तो 1 यूनिट का मान अगर मैं देखूं तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो बोलोगे भी 1/2, यानी हाफ हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 1/2 दिया है, बट हमें निकालना क्या है, तो बोलोगे स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कैसे निकालोगे भाई, तो बोलोगे भैया डी प्लस यू बाई टू, यानी 36 में 24 ऐड करेंगे तो बोलोगे भैया 60 होता है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो डायरेक्ट यहाँ काटोगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 30 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर आएगा, लेकिन यह बोलोगे भैया 30 यूनिट आ गया। हमें 1 यूनिट का मान एक कितना आधा दिया है, तो 30 यूनिट का मान निकालो, तो बोलोगे भैया हम 30 यूनिट का मान यहाँ पर गुणा कर देंगे 1/2 से, तो हमारे पास 15 किलो, ये 2 से कट जाएगा, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। किसका स्पीड भाई साहब, तो हमारे पास नाव का कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो जो ये तरीका है ना, ये सर्वाहारी तरीका है। इस तरीका से जब बनाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपका जीवन, समझ रहे हो। ऐसे तरीका बनाओगे तो प्यार से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में रहोगे ना, तो एक तो ये तरीका समझ गए, एग्जाम में रहोगे तो कुछ अलग अप्रोच बताओगे। अब ये चीजें कब आएगी, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे ना, तो आपके दिमाग में ये चीजें होगी, भैया हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, अगर एग्जाम में इसको रहते तो कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमको मालूम है कि जब भी अगर मान लो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या जाते हैं, बाई ऑप्शन जाते हैं। बोलोगे भैया बाई ऑप्शन कैसे जाते हैं, मैं बताता हूँ। हमको मालूम है क्या कि डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है। अगर मान लो डाउन स्ट्रीम का अगर मैं बात करूं, तो डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है, और अप स्ट्रीम की बात करूं तो 24 किलोमीटर दिया है। हमको ये पता है भाई साहब कि हमें क्या निकालना है, नाव की चाल निकालना है। हम ये जानते हैं कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है भाई साहब, नाव और धारा दोनों एड ऑन होते हैं, उनका चाल ऐड होता है। तो नाव का चाल x होता है, और इसमें क्या है भाई साहब, डाउन स्ट्रीम तो धारा का चाल ऑलरेडी दे रखा है 3, तो इसमें ऐड हो जाएगा। ये अप स्ट्रीम की बात बोलता है, तो बोलोगे भैया इसमें हमारे पास x हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि भाई साहब नाव के चाल में से धारा के चाल माइनस कर देते हैं अप स्ट्रीम में, तो माइनस कर देंगे। और इनका क्या है भाई साहब, हम टाइम निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और इनका टाइम बराबर दिया गया, ऑलरेडी बता दिया है। जितने समय में इतना किलोमीटर जाने में, उतना समय में इतना किलोमीटर आने में बराबर समय। ये टाइम जब बराबर हो जाए ना, तो हम ऑप्शन उठाते हैं, एक्स का मान हम यहाँ से उठाते हैं। तो बोलोगे भैया अगर एक्स का मान मान लो हम यहाँ से 15 उठाएं, तो हम देखते हैं, जैसे मान लो ये 36 हो गया, और 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो गया। इसको काटूंगा तो यहाँ पे 2 आवर लग रहा है। बोलोगे भैया क्या होगा, 2 आवर आ रहा है इससे बराबर में। अगर मान लो यहाँ भी 2 आवर आ गया ना, टाइम बराबर हो गया, तो समझ जाएंगे कि हमारा नाव का जो चाल होगा यही होगा। तो बोलोगे भाई 24 हो जाएगा, और 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, तो भाई साहब काटो, ये भी देखो 2 आवर, तो ये भी 2 आवर आ गया, ये भी 2 आवर आ गया, बराबर टाइम लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर यही होगा, बात खत्म।
हमें आगे चेक करने की नीड नहीं है, यही मिल गया। बाकी आप चाहोगे तो 12 भी रख सकते हो यहाँ पे, बोलोगे 36 से 12 रखूंगा तो 12 3 15 होगा, इसको कटेगा ही नहीं, यानी पॉइंटों में चलेगा, तो आंसर ऐसे ही नहीं होगा। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ए। यानी ऐसे भी आप सोच सकते हो, ना कि एकदम पूरा ये बेसिक तरीका तो था ही कि कैसे कैसे निकाला जाता है। अगर मान लो आप ऑप्शन से नहीं जाते और ऑप्शन से जाते तो कम सेकंड में निकाल लेते, बताइए। इसीलिए होता है भाई से पढ़ने का तरीका ये है कि भाई जो पढ़ाता है एक तरीके को कई तरीके से पढ़ाता है। एक क्वेश्चन को बनाने का तरीके बहुत होते हैं, बट ये होता है कि एग्जाम में सबसे पहले क्या क्लिक होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक वाले पहले क्लिक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा, उसी से जाना। जहाँ ट्रिक ट्रुक के चक्कर में रहेंगे, अगर फंस गए भाई तो दोनों नहीं होता है कि हाथ से भी चला जाएगा पैर से भी चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं, हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास दो नल एक टंकी को क्रम से 4 घंटे और 38 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है तीसरा नल 38 घंटे में क्या खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोले जाए तो हमें क्या बोला है भाई, बताना जरा। तो बोला है कि तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो खाली टंकी का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, समझ गए। बहुत सिंपल सवाल है। हमारे पास कहीं ना कहीं देखो भाई साहब 3 नल हो जाएंगे, यानी एक हो गया ये और एक बी और एक सी। 2 नल तो भरने का काम कर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। तो बोलोगे भैया एक 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा 38 घंटे में भर रहा है और तीसरा भाई साहब 38 घंटे में खाली भी कर रहा है, ऑलरेडी दिया गया है। अब इन तीनों का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 4 × 38 कर दो, क्योंकि भाई साहब हमको मालूम है 38 × 38 का एलसीएम 38 आएगा, और 4 से ये कर दो। एफिशिएंसी ले लो भाई, तो 4 से 4 खत्म तो एक एफिशिएंसी 38, यहाँ से 38 से 38 खत्म तो बी का एफिशिएंसी 4, 38 से 38 खत्म तो सी का एफिशिएंसी 4। ये माइनस होगा क्योंकि भाई साहब ये निकाल रहे हैं। अब देखिए ये वाला लाइन पढ़िए, बोला यदि सभी नल एक साथ खोले जाए। अब सब नल का एक साथ खोले जाएंगे तो समझिए ये 1 घंटे में 38 यूनिट पानी डालेगा, ये भाई साहब 1 घंटे में 4 यूनिट पानी डालेंगे और ये 1 घंटे में 4 यूनिट निकाल देंगे। तो बोलोगे भैया 1 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, तो 38 से 38 खत्म हो, मैं यहाँ पे देखो 4 से 4 खत्म, यानी 1 घंटे में 38 यूनिट काम होगा। 1 घंटे में कितना 38 यूनिट काम होगा। तो बोला है तो खाली देखो, तो खाली टंकी को 1/4 भरने में कितना समय लगेगा। तो बोला है टोटल वर्क कितना है भाई, तो हमको मालूम है कि 4 × 38 फिल करना है। इसका 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, हमको मालूम है 1/4 कैसे, 4 से 4 खत्म, यानी जो 38 यूनिट पानी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों नल को एक साथ खोले हैं तो भाई साहब 4 तो खत्म हो गया, 4 भर रहा है 4 निकल रहा है, तो 38 भाई साहब हर घंटे में भर रहा है, तो 38 से डिवाइड कर दो, बात खत्म। काटोगे भाई साहब तो 1 घंटे में टंकी का 1/4 फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म। बोलिए कोई दिक्कत परेशानी है तो ये भी आपका देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, 16/3/2026 वाले शिफ्ट 1 का सवाल। बताओ बताओ, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है भाई। यहाँ पे शरद भाई साहब है, तो हम क्या लिखते हैं, इनको लिखते हैं शरद, ठीक है। इनके पुत्र को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो हम बेटा यानी सन लिख देते हैं, एसो, कोई बात नहीं। फिर बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़िए, इन्होंने कह दिया ऑलरेडी वर्तमान में शरद की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर पुत्र की आयु को मैं x मानता हूं ना भाई, तो शरद की आयु 3x हो जाएगा। अब देखो, अब आगे जब हमने देखा तो क्या देखा, आगे इन्होंने बोला और उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, यानी जो उसकी पुत्री है ना, शरद की जो पुत्री है इसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है। तो पुत्री को हम क्या मानते हैं, डॉटर मानते हैं भाई, डॉटर मानते हैं। इनसे क्या 3 वर्ष छोटी है, तो x में से हम 3 वर्ष माइनस कर देंगे, ये पुत्री का एज निकल के आ जाएगा। आगे पढ़िए, फिर बोला है इन्होंने ये क्या है, यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों के आयु का योगफल 63 वर्ष था, तो शरद की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यानी शरद की वर्तमान आयु हमारा क्या है, तो बोलोगे भैया 3x का मान ज्ञात करना है। जैसा आए ना तो हम बाद में कुछ नहीं बनाएंगे, हमें इतना मालूम है कि यहाँ पे क्या है 3x है। x का कुछ भी मान है वो क्या होगा भाई, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, बस बात खत्म। ये देखो 50 3 से करता है, बिल्कुल नहीं। 55 करता है, बिल्कुल नहीं। 35 करता है, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, जो 45 3 से करता है, तो यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। तो हम पूरा ये बनाने की नीड ही नहीं था, हम इतना जानते हैं कि उसका वर्तमान आयु पूछा है, 3x का मान पूछा है। x का कुछ भी मान आएगा वो 3 से गुणा होगा, और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, उड़ गया। बट बोलो भैया बेसिक से बना ही दो यार, जब इतना बना रहे हो तो लो, हमको ये मालूम चल गया। ये वाला लाइन पढ़ो, ये वाला बोला है यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों व्यक्तियों का आयु का योगफल कितना है भाई, तो बोलोगे भैया आयु का योगफल 63 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व हो जाओ, यानी सब में से 3 वर्ष पूर्व हो जाओ, तो भाई साहब बोलोगे इनके में 3 वर्ष पूर्व हो जाऊंगा तो माइनस होगा, इनका योगफल प्लस, इनमें भी 3 वर्ष जाऊंगा, फिर इनका प्लस, इनमें भी 3 वर्ष जाऊंगा, तो x माइनस 3, अगर माइनस 3 करोगे ना तो माइनस का 6 हो जाता है। तो बोलोगे x माइनस का 6 हो जाएगा, और इनका योगफल ऑलरेडी 63 वर्ष दिया है।
क्योंकि आपको मालूम है ना भाई, जो एज का रेशियो अगर मान लीजिए हमारे और आपके बीच का गैपिंग 5 साल है ना, तो ये 10 साल पीछे भी जाओगे तो उस टाइम भी हमारा गैपिंग 5 साल होगा, या 10 साल आगे भी जाओगे तो गैपिंग 5 साल होगा। ऐसा नहीं कि मैं भाई साहब 22 साल का हो जाऊंगा और आप 5 साल से क्या करोगे, नहीं भैया मैं तो बढ़ ही रहा हूँ, आप तो वहीं है, स्टक हो जाओगे। नहीं, एज में ऐसे ही होता है भाई साहब, जिस रेशियो से मैं बढ़ रहा हूँ उसी रेशियो से आप बढ़ोगे। जो गैपिंग होगा हमेशा अनंत तक रहेगा, जब तक जियोगे जब तक वो गैपिंग रहेगा। एड ऑन कर लेते हैं भाई, बोलोगे -3 -3 -6 -6 -12, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो एड ऑन हो जाएगा। 3x x यहाँ पे x, तो बोलोगे भैया 5x बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पर -12 एड ऑन हो जाएगा, तो 73, अगर मान लो इसमें 65 में 12 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो जो x का मान निकल के आएगा तो बोलोगे भैया x का मान 15 आया। x का मान 15 आया तो हमें क्या पूछा है, तो पिता का वर्तमान आयु यानी 3x का मान पूछा है, तो 3 में 15 से गुणा करूंगा तो 45 आ जाएगा भाई, और हमें मालूम है कि 45 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखा, तो ये रहा बेसिक। बाकी स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाना है वो भी मैं बता दिया था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पी किसी वस्तु क्यू को 50% लाभ पर बेचता है, क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि पे बेचता है। यदि आर ने वस्तु के लिए इतना रुपए भुगतान किया है, कितना भुगतान किया है बताना जरा भाई, तो बोलोगे भैया 3234 रुपए भुगतान किया है। तो पी द्वारा देखो, तो पी द्वारा वस्तु का मूल्य खरीदा गया क्या था बताइए, ये हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत परेशानी है, हम पढ़े हैं ना भाई कि मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम गए तो प्रोडक्शन हाउस से सामान, इसको क्या बोलता है भाई, मेन होता है। मान लो कि आप कारखाने में गए, कारखाने देखता है भाई सब, ग्राहक को इतना में देखता है, ग्राहक उनको इतना में बेचता है, तो ओवरऑल इतना पैसा आता है। यानी सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगता है। सीरीज वाला कॉन्सेप्ट समझ गए कि ये चीजें उसको इतना में बेचा, वो उसके इतना प्रॉफिट में बेचा, ओवरऑल ने लास्ट में उसने कुछ पैसा देके ले लिया, ये सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो लगाओ भाई, तो बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मान लो हमें पी द्वारा किस मूल्य पर खरीदा गया, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। पहले हो गया पी इंटू में, ये क्यू को क्या कर रहे हैं भाई, 50% लाभ पर बेच रहे हैं, तो बोलोगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, दो की चीजें 50 की लाभ यानी 2 में 1 एड ऑन यानी 3 में बेचते हैं। फिर बोलोगे भाई क्यू उसी वस्तु को आर को 60% हानि में बेचता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 6/10, काटोगे भैया 3/5, यानी 5 की चीज 3 की हानि यानी 2 में जा रही है, 5 की चीज 3 की हानि 2 में जा रही है। और ओवरऑल भाई साहब जो आर है ना, कितना पैसा दे रहे हैं, तो बोलोगे भैया 3234 रुपए दे रहे हैं। यानी ओवरऑल में कितना दे रहे हैं, तो 3234 रुपए दे रहे हैं, बस बात खत्म। यहां से पी का मान निकल के आएगा, काटो अब, तो बोलोगे भैया 3 दूना 6, देखो 2 से 2 खत्म, 3 से मैं यहाँ पे काटूंगा तो बोलोगे भाई 3 एकम 3, उसके बाद से हमारे पास ये आ गया 3 एकम 3, उसके बाद से जीरो रख लूंगा तो 3 7 21, उसको 3 8 24, अब गुणा कर लो तो जो पी का मान आएगा 5 से गुणा 8 5 40 जीरो हाथ में 4, फिर 7 5 35 और 4 39 हाथ में 3, 3 आ गया 5 यानी 5390 आएगा। और 5390 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और चीज़ें अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी हमारे पास एचसीएफ कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 12 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका गुणनफल कितना दिया है भाई, तो गुणनफल हमारे पास इतना है। यानी अगर मैं गुणनफल की बात करूं भाई, तो हमारे पास गुणनफल इतना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है कि संख्याएं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर मान लीजिए एचसीएफ दिया है हमारे पास 12, तो संख्याएं क्या होगी भाई, तो बोलोगे भैया 12 ए हो जाएगा, एक 12 बी हो जाएगा। यही तो होता है संख्याएं। अगर मान लो हमारे पास ऑलरेडी एचसीएफ दिया, तो दोनों संख्याएं क्या होती है, तो 12 इंटू ए, 12 बी होता है, ए और बी लेते हैं। बोलोगे भैया इनका गुणनफल, तो 12 ए इंटू 12 ए करोगे भैया 44, ए बी का जो मान दिया है ना, यानी बोलोगे भैया 144 होता है। 12 इंटू 12 करोगे तो 144, ए बी का जो मान दिया है इन्होंने, कितना दिया है, तो भाई तो बोलोगे भैया 31 104 ये दिया है हम। तो बोला है कि भाई सब संख्याओं के ऐसे कितने गुणा संभव है, तो ए इंटू बी निकालोगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो बोलोगे 31 104 बट्टे में हो जाएगा हमारे पास 144। काटो भाई, जब इसको हम काटेंगे तो कैसे काटेंगे, हमको मालूम है, इसको 12 से काट लो, 12 से 12 बार में 12 से काटो तो 12 दूना 24, 7 71, तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, फिर 11 110, तो बोलो भैया 12 9 108, ठीक है, दो उसके बाद 24, तो 12 दूना 24 ये आ गया। फिर 12 से कट जाएगा, तो बोलोगे भैया हम काटे इसको, तो जो ए बी का मान आया कितना, तो 12 दूना 24, एक यहाँ पर आ जाएगा कितना भैया, बोलोगे भैया 19, तो 12 एकम 12, फिर उसके बाद से आ गया कितना 7, 12 7 19 होता है, तो 12 पर 60 12 6 72, यानी जो हमारा ए बी का जो मान आया भाई कितना आया, तो बोलोगे भैया 216। अब जब 216 आया ना, तो ये वाला लाइन पढ़िए। बोला है भाई सब संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। अब कितने जोड़े संभव है, तो सबसे पहले तो ये हमको जानना पड़ेगा कि सबसे मतलब समझो, एक इसमें ये होता है कि जो मेन है इसका 2 फैक्टर होता है। अब संख्याओं के जोड़े बताना है, और जोड़े में होता है क्या भाई साहब, इसको कैसे 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है ना भाई, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए।
क्या है भाई साहब, HCF 1 होना चाहिए। तो दो ऐसे फैक्टर में क्या क्या तोड़ सकते हो, तो एक तो होगा भाई साहब, मान लो एक तो होगा 216 इंटू में 1 हो गया, तो एक तो ये हो गया कि 216 इंटू में 1 हो गया। लेकिन दूसरा इसका एकदम सबसे फेमस है जो मल्टीपल होता है जिसका HCF 1 आता है, बोलोगे भैया क्या होता है, तो 27 इंटू में भाई साहब 8 करोगे ना, 8 से 56 के 6 में 5, 8 दूना 16 और 5 कितना होता है 21, यानी बोलोगे भैया ये हो गया 27 और कितना 8। हमारे पास कितना मिल गया भाई, तो बोलोगे एक 27 और 8 आ गया और 1 हो गया, यानी बोलोगे भैया एक 1 हो गया ये और 1 हो गया 1। इसके अलावा भाई साहब कोई ऐसा इसका फैक्टर नहीं है जिसका भाई साहब HCF 1 आता हो, कोई भी ऐसा फैक्टर ना जिसका HCF 1 आता हो, कुछ भी करो उसका फैक्टर उसका HCF 1 से ही ज्यादा आएगा। तो हमारे पास दो ही ऐसा युग्म है जो भाई साहब क्या होगा, जोड़े संभव है, तो आंसर क्या होगा, तो बोलोगे भैया 2, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, बढ़िया सवाल था, अच्छे अच्छे लोग का सिस्टम हिल जाता। समझ रहे हो भाई, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी दो वस्तु X और Y में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है, वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है, वह X को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी 958 का लाभ अर्जित करता है। यदि वह Y को 77% की एकल छूट पर बेचता है तो Y का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आज का बहुत बढ़िया सवाल है, इसको 1 स्टार तो दे ही सकते हो, यहाँ 2 स्टार दे दो भाई, क्योंकि यहाँ तक जब पढ़ते होगे ना भूल गए होगे कहना क्या चाहता है। मैं एक एक चीज को हाईलाइट करता हूँ और एक एक चीज आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे X और Y दो वस्तु है, ठीक है, और बोला है प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है, यानी खरीदता है यानी कोई चीज उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, बोलोगे भैया CP हो गया, यानी खरीदता है। आगे देखो फिर जब बोला है कि दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर अंकित करता है, यानी जो भाई साहब उसका अंकित करता है ना, मार्क प्राइस करता है, यानी कोई चीज मान लीजिए 500 रुपए में खरीदता है, मान लो मैं ही हूँ कहीं से कोई चीज खरीद कर लाता हूँ अपने दुकान में, फिर यहाँ से बेचता हूँ, तो मैं मान लो 500 रुपए का कोई दो सामान खरीदा, यानी 500 रुपए में, फिर मैं उसका सामान्य मूल्य यानी दोनों को 600 रुपए में मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बेचता हूँ, यानी सामान अंकित करता हूँ। फिर बोला है वह X को 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देता है, यानी जो X वाली नाम वस्तु उस पर 50% और 28% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी वह इतना का लाभ का अर्जित करता है। समझ लो, यानी भाई साहब दो छूट देने के बाद भी कितना लाभ कमा लेता है, तो 958। फिर लास्ट वाला लाइन पढ़ो, फिर बोला है यदि, देखो ये वाला पढ़ो, यदि Y को 77% की एकल छूट पर बेचता है, यानी Y को क्या कर रहा है भाई 77% का एकल छूट पर बेचता है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया भाई, तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। कितना बढ़िया सवाल है, एक एक चीज समझिएगा। हमें इन दोनों का CP मालूम है कि CP 500 है, तो हम सिर्फ X का भी फाइंड करते हैं। अगर मैं X की बात करूं तो इसका CP कितना है, 500 है। और X पे क्या होता है भाई साहब, जब ये अंकित करता है ना तो उस पर 2 डिस्काउंट देता है, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो 2 अंक क्या डिस्काउंट देने के बाद भी उसको इतना का प्रॉफिट हो जाता है। बहुत खतरनाक आदमी है भाई, तो 958 का प्रॉफिट होता है। तो हमको मालूम है ये CP कितना है, 500 है, तो हमको मालूम है CP में अगर मान लीजिए हम प्रॉफिट ऐड करेंगे हमारे पास 958, तो हमारे पास SP आ जाएगा। CP में कुछ भी चीज़ है, मान लीजिए 100 का चीज़ है, इसमें मान लीजिए हम 10 का प्रॉफिट कमाए तो 110 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो बोलोगे भैया बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई, तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9,514,58 रुपये, इसका सेलिंग प्राइस आएगा। अब समझ जाओ, अब जब सेलिंग प्राइस आएगा तो यहाँ से एक चीज निकालना है, हमें मार्क प्राइस निकालना है इसका। जब इसका मार्क प्राइस निकालेंगे ना भाई, मार्क प्राइस में जितना डिस्काउंट दोगे तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस आता है। मार्क प्राइस में मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, बोलो भैया मार्क प्राइस में मान लो हम कोई चीज 10 की चीज एक मतलब 1 का डिस्काउंट देकर 9 पे बेचे, फिर कुछ डिस्काउंट देकर जो ओवरऑल माल यहाँ पे आता है, ओवरऑल मान वो क्या आता है भाई, सेलिंग प्राइस का आता है। तो मार्क प्राइस पे इन्होंने 2 डिस्काउंट दिया है। पहले डिस्काउंट क्या है, तो बोले भैया 50% का डिस्काउंट, 50% का फ्रैक्शन बोले 1/2 होता है, 2 की चीज 1 का डिस्काउंट में गया है, यानी बोले भैया 2 का चीज 1 का डिस्काउंट में गया है। फिर दूसरा में क्या किए, 28% का क्या डिस्काउंट दिया, यानी 100 का चीज है 28 का डिस्काउंट देंगे तो 72 में जाएगा। ओवरऑल भाई साहब कितना भाई साहब सेलिंग प्राइस है, यानी 1458 रुपये में बेच दिए। समझो, मार्क प्राइस इतना अंकित था, 2 डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेचे, तो यहाँ से X वाले का मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। जब इनका मार्क प्राइस निकलेगा ना, देखो कैसे निकलेगा, हमको मालूम है। और काटो, इसको मैं 2 से काटूंगा तो बोलोगे भैया इसको 2 से काट लो, तो मान लो 36 बार में कट जाएगा। 4 से काट लो भाई साहब, तो 4 से काट लो 9 बार में, 4 से काट लो 25 बार में। इसको ना काटो, इसको काटो गुणा करने में आसान रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको मैं काट लेता हूँ 9 से काटता हूँ, 9 चौका 36, फिर 9 से काट लो, 9 एकम 9, फिर आ गया 5 55, तो यहाँ पर 9 6 54, 9 दूना 18, फिर इसको 4 से काट लो, तो बोलोगे 4 चौका 16। उसके बाद से देखो 4 चौका 16, तो ये तो कटेगा नहीं 4 से भाई, बताओ
4 से नहीं कटेगा तो किससे काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 बार में काट लेगा, 2 8 16 81 बार में, 2 से इसको काट लो भाई साहब 50 बार में, ये 2 काट लेगा। अब इधर गुणा हो जाएगा, तो जो मार्क प्राइस निकल के आया ना भाई, वो होगा 50 इंटू में 81 होगा, तो बराबर में आ गया 0, फिर 5 एकम 5 और 8 पे 40, यानी बोलोगे भैया 40 और 50 हमारा सिर्फ मार्क प्राइस आ गया। यानी भाई साहब मार्क प्राइस कितना, एक्स और वाई दोनों का मार्क प्राइस आया, क्योंकि बोला है सामान्य मूल्य पर अंकित करता है, यानी इनका मार्क प्राइस कितना आया, तो 4050 आया। जब इनका मार्क प्राइस आ गया तो फिर बोला है यदि वह वाई को 77% एकल छूट पर बेचता है, यानी मान लीजिए मार्क, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हुआ, तो बोलोगे भैया 4050 होता है। जो भाई साहब अगर मान लीजिए 100% का मान है तो 77 का छूट देता है तो कितना में जाएगा, तो बोलोगे भैया 23% पे जाएगा। तो काटो, डबल जीरो से तो डबल जीरो नहीं कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अगर मैं देखूँ तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अगर मैं काटूँ 5 से काटूँ तो 5 से 2 बार में खत्म। अब इसको 5 से काटोगे तो बोलोगे 5 8 40 और 5 एकम 5, यानी बोलोगे भैया हमारे पास 81 आ गया। जब 81 आएगा तो गुणा करते हैं, 23 एकम 23, हाथ में कितना आ गया, बोलोगे भैया 2। अब 23 का 8 गुना कितना होता है, तो बोलोगे भैया 184 होता है। 23 का 8 गुना 184 होता है। अब 23 का 8 गुना 184 और 2 कितना होता है, तो बोलोगे 186 और बट्टे में आ गया 2। अब डिवाइड करो भाई साहब, देख लो कितना खतरनाक सवाल है, पूरा सिस्टम ना हिल गया तो बताना। अब बोलोगे भैया ओवरऑल इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, इसको निकालते हैं हम, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करो, 2 9 18, फिर यहाँ पे आ गया कितना, बोलोगे भैया 3, तो बोलोगे भैया 2 3 6, उसके बाद से 2 एकम 2, 1 2 5 10, यानी बोलोगे भैया 931.5 आ गया हमारे पास। कितना आ गया भाई, तो बोलोगे भैया 931.5। तो बोला है कि वाई का लाभ प्रतिशत निकालो। क्या निकालना भाई, वाई का लाभ प्रतिशत। अब देखो इसका वाई का सीपी क्या है, क्योंकि सेम में खरीदे हो भाई साहब 500 रुपए में, तो वाई का सीपी समझो यहाँ पे 500 समझो, वाई का भी है और इतना में बेच रहे हो, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, सीपी और एसपी निकाल लो वाई का। ये लिखने की नीड नहीं, बट फिर भी लिख रहा हूँ। 500 की चीज कितना में जा रहा है, तो बोलोगे भैया 931.5 में, तो बोलोगे भैया कितना का प्रॉफिट हो रहा है हमें मालूम है, तो बोलोगे भैया 431 का प्रॉफिट हो रहा है। 431.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 500 पे, इंटू में हम 100 से गुणा कर दिए, बस बात खत्म। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। जब नीचे 5 होता है ना तो ऊपर वाले संख्या का 2 गुना कर दो, ऊपर वाले दो संख्या का 2 गुना करके एक अंक बसे पॉइंट 2 गुना करो भाई, तो बोलोगे 5 का 2 गुना करेंगे 10, हाथ में 1, फिर 1 का 2 गुना करेंगे 2 और 1 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद से देखो 3 का 2 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, और क्योंकि एक अंक बाद से पॉइंट लेना है, 5 से डिवाइड कर रहा है तो 2 अंक बाद से पॉइंट आएगा, यानी बोलोगे भैया 86.3% का प्रॉफिट होगा। 86.3% का है, तो ऑप्शन नंबर है, देख लो। तो आज का जो उसमें था ना, बहुत अच्छा सवाल था, और देखो ये कहाँ पूछा गया है, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है। कितना तगड़ा सवाल है, आप लोगों का सिस्टम ना हिल गया तो फिर बताना। एक एक चीज को मतलब आराम से जब पढ़ते ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर फर्स्ट बार देखने को मिले ना, स्किप कर दो, सेकंड राउंड में आओ तो बनाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा फंस जाओगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो, जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन स्किप करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। मैं हर एक चीज लिखा हूं ताकि आपको समझ में आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं यहाँ पे क्या भाई साहब, 20 नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR में एंगल QOR 130 डिग्री है, जहां O त्रिभुज PQR के अंतः केंद्र है, बढ़िया है। फिर बोला है कि एंगल QPR का माप ज्ञात करना है। हमारे पास त्रिभुज दिया है, बोलो भैया त्रिभुज, ये हमारे पास ट्रायंगल दे दिया है, ठीक है भाई। अब ट्रायंगल में भाई साहब इसका अंतः से इन सेंटर है, ठीक है, इन सेंटर लगा दो भाई साहब अंतर। फिर बोला है यहाँ पे PQR है और उसके वजह से QOR 130 है, यहाँ पे भाई साहब O है हमारे पास, बोलो भैया O है हमारे पास, इसको मिला लो, इसको ऐसे मिला लो, उसके बाद से इसको PQR ले लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब इस पर जो मान दिया है ना भाई, देखो आराम से पढ़िए, मान दिया है एंगल QOR 30 है, QOR 30 है, कितना 130 है, QOR 130 है, यानी बोलोगे भैया ये 130 है, ठीक है भाई। क्या है हमारे पास, तो बोलोगे भैया 130 है, आगे आगे। फिर बोला है ये भी तो मालूम है, फिर हमें मिला एंगल QPR का मान बताना है, QPR यानी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल मान लीजिए हमें x मानना है। देखो कभी भी अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, अगर ये एंगल हो और ये निकालना होता तो मालूम है क्या करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ये लिखते थे कि 90 + θ/2 करते थे, 90 + θ/2 करते थे ना, तो ये वाला मान निकल के आता था। यानी जब ये वाला मान कुछ दिया है, इसमें 90 + θ/2 करते हैं तो ये आता है, इसको मैं थीटा ही मान लेता हूँ और आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये हमारे पास थीटा हो गया, तो बोलोगे भी हम 90 + θ/2 करते हैं तो ये वाला मान निकालते हैं, तो ये वाला मान ऑलरेडी दिया है, तो बोलोगे 90 + θ/2 करेंगे तो 130 आएगा, और हमें यहाँ पर समझिए थीटा का मान निकालना है। अब देखो ये 90 जाकर उधर घट जाएगा, तो बोलोगे θ/2, 90 उधर घटेगा तो 40 होगा, 2 इधर जाकर गुणा हो जाएगा तो थीटा का मान जो आएगा 80 आएगा, और यही पूछा है 80 कहाँ है भाई, देखने जरा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ईजी सवाल था, ये तो कॉन्सेप्ट पे सवाल था कि कभी भी अगर मान लीजिए हमें ये वाला मान निकालना था,
ये वाला मान डायरेक्ट निकालते तो हम थीटा बाई 2 करके 90 प्लस थीटा बाई 2 करके निकालते थे। बहुत ईजी सवाल था। आइए अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी कार्य को 57 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से क्या 80% कम दक्ष है। अब हमारे यहाँ पे बात करें भाई, तो यहाँ पे बी ए से है, तो मान लीजिए ए हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बी हो गया। जो कहना क्या चाह रहा है, जो बी है भाई ना, ए से 80% कम दक्ष है। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 8/10 काटोगे तो 4/5 हो गया। अगर मान लीजिए बी जो है ए से कम है, यानी मान लीजिए ए का 5 है तो इसके 4 कम है, तो बी कितना है, 1 आ जाएगा। तो बोलोगे भैया अगर मान लो इसको मैं 5 लेता हूँ तो हमारे पास ए कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 आ गया। बहुत बढ़िया। फिर बोला है आगे वाला पढ़िए, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखिए, फिर इन्होंने ये बोला है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइएगा, अच्छे से आ जाएगा। और सी बी से 50% अधिक है। यहाँ पर सी भाई साहब की एंट्री हो जाती है। अब सी भाई साहब की एंट्री होती है ना, तो बोलते हैं इससे 50% अधिक है। किस, ये कम है ना यार, यहाँ पे 1 होगा, माफ करना ब्रो, क्योंकि हमको मालूम है कि ये कितना कम है, 80% कम है। 80% कम है यानी कोई चीज 5 से 4 कम हो रहा है, यानी 1 आ रहा है। अब बोला है भाई साहब जो सी है ना, इनसे ज्यादा है, कितना 50% ज्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इनको 2 2 से गुणा कर लेता हूँ, और आसान हो जाएगा हमारे लिए। 2 से गुणा करूंगा तो बोलोगे भैया ये 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 का 2 गुना कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आसान हो जाएगा। अब इसका 50% कितना होता है, 1 होता है, इससे 1 ज्यादा है, यानी इनका कितना आ जाएगा 3, यानी सबका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जब एफिशिएंसी का रेशियो आएगा तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कहाँ से निकालोगे, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यहां से आप टोटल वर्क निकालोगे। देखिए यहां पे बोला है यदि ए किसी काम को 57 दिन में कंप्लीट कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, देखो 57 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए क्या कर रहा है, 57 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल वर्क हमसे क्या बोलता है, तो ये बोलता है भैया कि टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू में टाइम। तो ए का एफिशिएंसी की बात करूँ तो 10 है, और टाइम 57 दिन ले रहे हैं, तो हमको ये पता चल गया कि भाई साहब टोटल वर्क कितना आ गया, तो 570 आ गया। तो टोटल वर्क जब 570 आ गया हमारे पास, अब आगे पढ़ा, बी और सी मिलकर 54 दिनों तक काम करते हैं। अब बी और सी 54 दिन में कितना काम करेंगे हमको मालूम है, देखिए यहां से। तो बोलोगे भैया बी और सी का एफिशिएंसी 2 और 1 3, एक दिन में 5 काम करेंगे, तो 54 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 चौका 20 की हाथ में 2, 50 25 और 2 27, यानी 270 काम कर देंगे। अब लेफ्ट काम कितना बचा, यानी लेफ्ट काम कितना आया देखिए। तो हमको मालूम है 570 में से 270 घटाओगे तो बोलोगे भैया 300 काम हमारे पास कितना बचेगा, लेफ्ट बच गया यहाँ पे। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, आंसर निकल के आ जाएगा। फिर बोला है शेष कार्य को ए अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। शेष कार्य कितना है भाई, तो बोलोगे भैया 300 है, कितना दिन में करेगा ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 10, काट दो भाई साहब। तो हमको मालूम है 30 दिनों में ए कंप्लीट कर देगा शेष कार्य को, और 30 दिन का है, तो ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो भाई एक एक क्वेश्चन कितना तगड़ा तगड़ा सवाल है और कितना बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, कह रहा है एक ठोस लंब वृत्तीय का बेलन के आधार की परिधि कितना है भाई, 88 है। आधार की परिधि 88 है, तो हम बेलन बना लेते हैं सबसे पहले। जब यहां से बेलन बनाओगे ना भाई, अच्छे से एक एक चीज को समझने जाना, कोई बात नहीं भाई थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि भाई साहब जो क्वेश्चन का लेवल है ना काफी अच्छे अच्छे हैं। अब इसका जो आधार का परिधि दिया है कितना 88, अब बेलन में क्या है, सर्कल है, इस सर्कल का परिधि हम क्या लिखते हैं 2πr, इसका मान कितना दिया है, तो 88 दिया है। तो यहाँ पे r का मान निकल 2 इंटू 22/7, r का हमें मान निकालना है, तो बोलोगे भैया 88। 1 सेकंड में ही बताऊंगा समझना कैसे। अगर मैं इसको काटूं तो बोलोगे भैया इसको अगर मान लो डायरेक्ट 22 दूना 44 से काटो 2 बार में, तो r का मान कितना होता है, बोलोगे भैया 14, यानी जो रेडियस हमारा निकल का है कितना है, तो बोलोगे 14। ऐसे भी आपको मालूम है कि हम पढ़ते हैं, अगर मान लो 7 44 100 कितना होता है भाई 154। हमको ये मालूम है कि अगर मान लीजिए रेडियस हमारा 7 है, तो उसके बाद से ये हमारे पास कितना आएगा 44 आ जाएगा उसका डायमीटर, और ये हो जाएगा 154 उसका क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास वो दे रखा है, यहाँ पर अगर मान लीजिए 88 आ गया ये, तो ये हमारे पास 14 88 होता है, और ये 616 होता है, हम पढ़े हैं। तो ऐसे लिखने से बेटर है मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब रेडियस आ गया हमारे पास, तो देखिए क्या पूछा है, फिर बोला और इसकी ऊंचाई 153 दे रखा है, यानी जो हाइट की बात करें वो 153 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन निकाल दीजिए। तो बेलन का आयतन तो बहुत आसान है, तो बोलोगे भैया πr² होता है। अब पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है, तो बोलोगे भैया 14 है, तो 14 इंटू में 14 हो गया। और हाइट कितना है, तो बोलोगे भैया 153 है। अब जब इसको ओवरऑल निकालोगे ना, तो यहाँ पे आपका कट कुट के मान आएगा। अब मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, पूरा इसका बेसिक तरीका था मैंने बता दिया। एग्जाम में कैसे रहते मैं बताता हूँ। जब ये सारा चीजें हमको इतना निकालने की नीड ही नहीं था, जब हम पढ़े सब कुछ जाने सबको मिटा रहा हूँ।
हम इतना निकालेंगे नहीं। अब डायरेक्ट आप देखो कैसे निकालोगे। हम एक तरीका पढ़े, कभी भी यहाँ पे क्या आया भाई, तो 22/7 इन्होंने दे दिया, बहुत बढ़िया। और उनके पास से बेलन का आयतन पूछ दिया। बेलन के आयतन में क्या होता है, तो पाई होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, यानी डायरेक्ट हम पाई यानी 22/7। अब 22/7 यानी सब किसी को मालूम है कि 22/7 आता है, तो हम क्या डायरेक्ट करेंगे, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। यानी जो ही वही हमारा ऑप्शन होगा जो 11 का मल्टीपल आंसर होगा। यानी ये बोलोगे भैया 11 से जो कटेगा वो हमारा आंसर होगा, अगर 11 से नहीं कटेगा हमारा आंसर नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। जब 11 का मल्टीपल अगर 2 को मिल गया तो हमारा देखिए बेसिक ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है भाई कि मान लीजिए ऑड प्लेसेस को आपस में ऐड करना है, फिर इवन प्लेसेस को आपस में ऐड करना है, उनका डिफरेंस लेना है। उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से सारी संख्याएं कटेंगी। तो ऐड करो, तो बोलोगे 9 और 4 13 होता है, 13 उसके बाद से 3 16 और 5 4 9। तो हमको मालूम है 16 में से 9 घटाओगे तो 7 होता है, खत्म। हमें 0 या 11 होना चाहिए। अब देखिए बी नंबर, तो बोलोगे 9 और 0 10 हो गया, 7 5 12, डिफरेंस आ रहा है 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 9 और 3 12, इनका डिफरेंस आ रहा है 8। यहाँ पे देखिए 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 4 4 8, 19 में से 8 घटाओगे तो 11 होता है। ऑप्शन नंबर डी खत्म। यानी ओवरऑल भाई सब एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो 11 से कटेगा। हम इतना तामझाम इतना फिगर वगैरह बना के कुछ नहीं करते, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल हमारा कितना आता है, तो 94, उसके 248। आपको विश्वास नहीं है तो काट के गुणा करके निकालना, इतना ही मान निकल के आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास देखो सिंप्लीफिकेशन का क्या है भाई, क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखा हूँ। ये क्यूब है भाई साहब, तो जैसे इसको बाहर निकालो, क्यूब रूट है, तो 512 का क्यूब यानी किसका क्यूब 512 होता है, तो बोलोगे भैया 8 का होता है। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अगर वहीं y की बात करूं तो y में क्या होगा भाई, 64 का ये 6 है। तो इसका मतलब समझ, जैसे क्यूब रूट होता है तो 64 होता है हमारे पास, तो क्या होता है डायरेक्ट 1/6 हो जाता है। समझ लो, तो हमको ये मालूम है कि 2 का पावर 6 करोगे ना तो 64 होता है। आपको ऑलरेडी मैं लिखवा रखा हूँ 2 के पावर कितना है, तो बोलोगे 2 के पावर, हम ये पढ़े हैं कि 2 के पावर अगर 5 होता है तो 32 होता है। और उसके बाद से अगर मैं देखूं तो ये कहाँ गया भाई, सारा बर्बाद हो गया क्या लिखा हुआ। लो भाई, कहाँ जा रहे हो भाई, ये आ गया था हमारे साथ, धोखा हो गया। ये हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, शुरू से कर लेते हैं। हमको ये मालूम है कितना है, तो बोलो भैया x का जो मान आएगा हमारे पास कितना आएगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास 8 आ गया। और वहीं y का मान करूं तो बोलोगे भैया कि ये 2 का पावर 6 होता है 64, तो ये 2 आ गया। अब वहीं अगर z निकालूं तो बोलो भैया 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब हमको मालूम है भैया कि 216 होता है। और माइनस हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और कितना 2 में गुणा करोगे तो 200, तो 216 में से 200 करोगे तो भैया जो z का मान हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास 16। सबका मान निकल गया। अब यहाँ पे फिल कर दो। अब कहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो बोलो भी क्यूब रूट सबका निकालना है, तो सबका क्यूब रूट निकालना है, यानी 10 यहाँ पे क्यूब लगा दो 10। एक्स का स्क्वायर करो, एक्स का 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, फिर प्लस वाई का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर प्लस जेड की जगह पे कितना रखना है, तो भाई बोलो 16। और 16 और 12 कितना होता है, तो बोलोगे भैया हमारे पास मालूम है कि 16 और 12 देखूँ तो 16 और 12 हो गया हमारे पास 28। यही तो होता है भाई, 16 और 12 28। अब इनको देखो, अब जब इनको क्यूब रूट निकालोगे तो ये 10 हो गया। देखो 64 और देखो 28, 64 और तो देखो 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 92। और 92 में भाई 8 ऐड करेंगे तो 100 होता है, तो हमको मालूम है 100 होता है। अब इनको गुणा करोगे तो भैया बोलोगे भैया हमारे 1000 होता है। इनका क्यूब रूट निकालना है, तो हमको मालूम है कि 10 का क्यूब 1000 होता है, तो आंसर हमारा 10 आएगा। और 10 का है तो ऑप्शन नंबर बी। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा हूँ, कंप्लीट आपको 3.5 घंटे का सिंप्लीफिकेशन कराया हूँ। जब मैं रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ उसमें जाकर देखिएगा, इसी के जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में, तो रेलवे फाउंडेशन बैच अनुराग सर सर्च करिएगा तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। वहाँ पे अलजेब्रा भी 4.5 घंटे के भी अपलोड करके डाला हूँ, और जल्दी अलजेब्रा का पार्ट 2 आने वाला है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, बाकी यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अब आइए, हमारे पास बोला है एक द्विघात समीकरण हमारे पास इतना दे रखा है, ठीक है भाई। अब देखो ये द्विघात समीकरण दे रखा है। अब उसके बाद से बोला है विचार करके निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण, क्या भाई बोला है किस द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए गए द्विघात समीकरण के साथ उभयनिष्ठ है। तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि क्या होता है, बोलोगे भैया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट में अगर देखेंगे तो बोलोगे भैया अल्फा प्लस में होता है हमारे पास बीटा। अब क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन में ए होता है। तो माइनस बी में क्या है भाई, जिसके साथ लगा हुआ है, तो माइनस बी में क्या है, तो बोलोगे भैया 4 है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। और भाई साहब एक जगह पर क्या है 3 है, तो 4/3। हम देख लेंगे किससे 4/3 आता है, पहले ये भी निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा। अब ये निकालेंगे तो क्या होता है, तो बोलोगे सी अपॉन में ये होता है। तो हमको मालूम है सी की जगह पर क्या है, तो माइनस का 8 है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 8 हो जाएगा। और एक जगह पर क्या है 3 हो गया।
तो ये आ गया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है हमारे पास, ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो तो बोलोगे भैया माइनस क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी की जगह पर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4/3 आ रहा है, हमको माइनस 4/3 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म। यहाँ पे आ रहा है माइनस बी अपॉन में ए, तो पहले माइनस बाद में लिखते हैं, माइनस यहाँ पर लगा, माइनस बी की जगह पर लिखा है माइनस का 2 और बट्टे में क्या लिखा है माइनस का कितना 1.5, माइनस का 1.5। हमको मालूम है कि माइनस से माइनस खत्म हो गया, जैसे पॉइंट हटेगा तो ऊपर चल जाएगा 20, इसको 4 से काटोगे, बोलोगे भैया 5 से काटो, 5 का 20 और यहाँ पे 5 3 15, यानी माइनस का 4/3। ये तो एक तो वेरीफाई कर रहा है माइनस का 4/3, अगर दूसरा वेरीफाई कर दे यानी माइनस का 8/3 तो हमारा आंसर हो जाएगा, और माइनस का 8/3 यानी सी बाई ए, तो सी की जगह पर क्या है तो बोलोगे भैया 4 है, और ए की जगह पर क्या है तो माइनस का 1.5, तो 15 बटे में ऊपर ले लेते हैं, तो बोलोगे भैया 5 से काटोगे तो 5/40, 5 3 15, यानी माइनस का 8/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी ये भी देखो माइनस 4/3 वेरीफाई कर रहा है, माइनस का 8/3 वेरीफाई कर रहा है, यही हमको चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बाकी दो चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। बस बात खत्म। तो बढ़िया सवाल था, अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। ये भी देखिए आरआरबी जेई का आपका सीबीटी 1 में पूछा हुआ सवाल था। आइए नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखते हैं 25 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 11% वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें इतना दे रखा है। क्या दिया है भाई बताना जरा, तो इनका अंतर दे रखा है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि इनका एक फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए सीआई और एसआई के डिफरेंस का फॉर्मूला, बोलोगे भैया क्या होता है, तो पी इंटू में होता है आर अपॉन में 100, इनका हो जाता है होल स्क्वायर, बस बात खत्म। तो बोलोगे भैया डिफरेंस कितना है इनका, तो बोलोगे भैया 371 हो गया डिफरेंस, बराबर में प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट इन्होंने कितना दिया है तो 11 दिया है, तो 11 इंटू 11 करोगे क्योंकि होल स्क्वायर है, और 100 का स्क्वायर करोगे तो बोलोगे 100 और इंटू में हमारा 100 हो गया। हमें जब प्रिंसिपल फाइंड करना है तो कुछ नहीं करेंगे भाई, इनको इधर भेज दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास p बराबर में डायरेक्ट निकालो 371 इनके साथ 4 0 1 2 3 4 और बट्टे में आएगा 11 इंटू में 11, बस। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो भैया 11 से काटते हैं, पहले 11 से काटो तो 11 तिया 33, उसके बाद से यहाँ पे आ जाए कितना 4 41, तो 11 तिया 33 हो गया, फिर उसके बाद से 7 8, उसके बाद से देखो तो भाई साहब 8 80 आ गया, यहाँ तक आ गया, अगर यहाँ तक 80 आ गया तो 11 7 77, फिर 3 30 आ गया, फिर 11 दूना 22, फिर 8 80 आ गया, फिर 11 8 80 आ गया, तो 11 7 77 आ गया, फिर 3 30 आ गया, तो बोलोगे भैया 11 दूना 22, फिर पॉइंट के बाद से जो इधर आएगा इतना आएगा। हमें देखो ऐसे जाना है, फिर 11 से एक बार और डिवाइड करो, फिर इसको करना है 11 से डिवाइड, काटो भाई, तो बोलोगे 11 से इसको काटेंगे तो 11 तिया 33 आ गया, उसके से जीरो लेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 72, तो 11 6 के 66 आ गया, फिर उसके बाद से अगर मैं देखूँ 11 6 के 66, 11 क्या देखो यहाँ पर मैं काटूँ तो 11 तिया 33 आ गया, ठीक है भाई, 30 6 आ रहा है कोई बात नहीं, 11 तिया 33, फिर उसके बाद से देखो 72 आ गया, तो 11 6 के 66, ठीक है, 66 के बाद से 6 आ गया, फिर 67 आ गया, फिर 11 6 के 66 आ गया, फिर 1 और 2 आ गया, तो फिर यहाँ पे 11 के 11 यानी 30 6 से 61 से होगा शुरू, 30 6 से 72 होगा, 30 6 से ये भी नहीं होगा, 30 6 से ये भी खत्म, तो एक ही ऑप्शन है 30 661, ऑप्शन नंबर है। पॉइंटों के बाद कुछ होगा लेकिन हमारे अप्रोक्सीमेट में जाना है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बोला कि अपना उत्तर निकटतम में देना है, तो ये होगा। तो ऐसे सवाल में कैलकुलेशन होता है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो बहुत जल्दी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और 26 समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर अपनी चाल 28 किलोमीटर में वृद्धि कर दी, यानी भाई साहब 2.5 घंटे तक क्या किए हैं तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला रहे हैं, फिर अपनी चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा से वृद्धि कर दी और 1 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंच गया, यानी जहां डेस्टिनेशन है वहां पर पहुंच गया। तो बोला संपूर्ण यात्रा के दौरान हमें व्यक्ति क्या क्या औसत चाल बताना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, स्पीड दे रखा है टाइम निकाल लो, तो सॉरी स्पीड और टाइम दे रखा है तो डिस्टेंस निकाल लो, तो बोलोगे 53 में हम गुणा कर दें 2.5 से तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 25 3 75 का 5 हाथ में 7, 25 25 125 और 7 कितना होता है तो 132.5 आ गया हमारा पास स्पीड इसका। यानी यहाँ पे बोलोगे इनका स्पीड नहीं माफ करना बोलो डिस्टेंस, यानी पहले का डिस्टेंस कितना आ गया तो 132.5 प्लस में आ जाए जो। जब हम आगे देखेंगे आराम से पढ़ते हैं, फिर बोला अपनी चाल 28 किलोमीटर वृद्धि कर दी और 1 घंटे में पहुंच गया। तो पहले चाल कितना था तो बोलोगे भैया 53 था, 28 ऐड कर दिया तो 53 में 8 3 11 हाथ में 1 और 5 3 7 यानी 81 हो गया और 1 घंटे में चलेगा, यानी 81 के स्पीड से 1 घंटे में जाएगा तो 81 किलोमीटर जाएगा, यानी यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ गया तो 81 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। तो बोलोगे भैया ऊपर हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, जैसे हमको पता चला कि ऊपर हो गया टोटल डिस्टेंस तो टोटल टाइम क्या होगा तो बोलोगे भैया पहले 2.5 घंटा लग रहा है, फिर उसके बाद से भाई साहब कितना लग रहा है तो बोलोगे भैया 1 घंटा लग रहा है, 2.5 घंटे और 1 घंटे यानी टोटल देखेंगे तो 3.5 घंटे लग रहा है।
बस बात खत्म, एड ऑन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बोलोगे भैया 0.5 तो यहाँ पे आएगा ही, एक में दो में ऐड करो 3, 8 और 3 कितना हो गया 11, हाथ में एक, एक एक 2 हो गया, और बट्टे में आ गया 3.5। देखो कितना आसान हो जाएगा, 3.5 है, एक अंक बस से पॉइंट यहाँ भी है वहाँ भी है, यानी दोनों में पॉइंट देखो तो एक एक अंक से बांटे, पॉइंट खत्म। अब इसको 5 से काटूंगा तो 5 सत्ते 35 होगा, 5 से काटो तो 5 चुका 20, 1 13, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 7 से काटो 7 छक 42, 7 एकम 7, यानी 61 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा उसका। तो 61 किलोमीटर पर आवर स्पीड का है, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो एवरेज स्पीड है कितना होगा, तो बोलोगे 61 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक हुई होगी तो बोलिए, बिल्कुल नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने डील कर लिया। आइए 27 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किसी विद्यार्थी का अंक 37 के स्थान पर 25 दर्ज किए गए, इसके कारण कक्षा का औसत क्या हो रहा है भाई, बोला है कक्षा का औसत 4.3 की कमी हो गई। कितना कमी हो गई 4.3, बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। तो बोला है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ये भी कोई सवाल है, हमको मालूम है कि पहले कितना था, कितना 37 था। अब 37 की जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, धोखा कर दिया बच्चों के साथ, यानी 25 दर्ज कर दिए। तो कितना कम हो गया भाई, बोलना जरा, तो बोलोगे भैया 12 कम हो गया। अब 12 कम हो गया, जिसकी वजह से सभी कक्षा का औसत कम हो गया 4/3। तो डिवाइड कर दोगे 4/3 से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ हमारे पास स्टूडेंट का मान निकल के आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, तो बोलोगे भैया ये 3 क्या होगा भाई साहब, ऊपर गुणा होगा, 4 से काटो 3 बार में, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 × 3, यानी बोलो भैया विद्यार्थियों की संख्या 9 था, और 9 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। तो ये तो लल्लू सा सवाल था, एवरेज में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं, बहुत ईजी सवाल था। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन का हमें माध्य याद करना है। भाई हमें माध्य रखा है, माध्य में क्या है, यानी प्राप्तांक क्या है, क्या दिया मार्क्स, यानी एक्स को एक्स बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कभी भी जब माध्य निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया एक्स इंटू में एफ अपॉन में डिवाइड बाई एफ कर देते हैं। तो ये ना समझना कि एफ काटना होता है, नहीं, ये लिखने का तरीका होता है, बस उसमें वो जो होता है ना सेगमेंट लगा के लिखा जाता है ऐसे, तो समझो। तो हम डायरेक्ट माध्य निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, माध्य निकालो तो गुणा करो, तो बोलोगे भैया 81 इंटू 15 करो, यहाँ पर हो गया 81 इंटू में 15, फिर प्लस, फिर होता है 35 इंटू में 4, फिर हो गया प्लस, फिर 73 इंटू में 3, फिर हो गया प्लस 56 इंटू में 16, और नीचे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी से। तो ऐड कर दो, 15 4 19 3 22 में 16 ऐड करो, तो 22 में 10 ऐड कर दोगे तो 32, और 6 कितना होता है 38। हम इसको चाहते हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पर डीएस लगा सकते हैं, ठीक है, डीएस लगा सकते हैं, डीएस में लगा सकते हैं क्या, देखना जरा, डीएस लगा के देखते हैं कि, लेकिन डीएस नहीं लगा, यहाँ भी 6 बार है और यहाँ भी 6 बार है, यानी 2 ऑप्शन हमारा डीएस से मिल जा रहा है। ठीक है, लगाते हैं डीएस, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो देखते हैं, क्या पता ये भी तो अलग अलग मिल जाए हमारे पास। तो बोलोगे ये 6 आ रहा है, ये भी हमारे पास 6 आ रहा है। अब बोलोगे भैया यहाँ पर कितना आ रहा है, तो बोलोगे भैया 6 और 5 कितना होता है, 6 5 11, 11 का डीएस 2 होता है। यहाँ पे देखो 7 और 4 11, देखो 7 4 11, यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी सबका तो भाई साहब फेल हो गया डीएस। चलो बेसिक से ही बना लेते हैं, क्या पता बेसिक्स बना लो। तो 15 एकम 15, हाथ में एक, बोलोगे भैया 15 8 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 120, और एक कितना हो गया 121, फिर प्लस में 35 का 4 गुना होता है 140, क्योंकि 35 का 2 गुना 70 दूना 140, फिर 3 तरीका 9 हो गया, और फिर 7 तरीका 21 हो जाए। 16 छः कितना होता है 96, हाथ में कितना आ गया 9, 16 25 80, और 9 कितना हो गया तो 89, ये और बट्टे में हो गया हमारे पास 38 आ गया। कोई बात नहीं भाई, थोड़ा देर टाइम लगेगा, कर लेंगे। बोलोगे भैया 8, देखो 6 और 9 6 15, 15 और 5 कितना होता है 20, हाथ में आ गया 2, 2 इसमें डाउन कर लो, 9 2 11 और 1 12, 12 और 4, बोलोगे भैया 12 4 16 और 1 17, हाथ में 1, तो इसमें एक ऐड कर दो, 9 9 2 11, 11 1 12, 12 और 2 14, हाथ में 1, और 1 और 1 2, यानी 24 से 70 डिवाइड बाई 38 आ रहा है। अब इसको काटो, 38 किससे कटता है, तो बोलोगे भैया 19 से कट जाएगा 2 बार में। इसको 19 से काटोगे तो 19 से कम 19, यहाँ पर आ जाएगा 5 57, तो 19 3 57 और 0, इसको 2 से काटोगे तो हमको मालूम है भाई साहब 65 आएगा, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं चाहता तो यूनिट डिजिट मैंने लगाया था, लेकिन यहाँ पे क्या था, डीएस लगा रहा था, लेकिन भाई साहब इसका भी डीएस बराबर आ रहा था, ऊपर वाले का भी बराबर आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके इसको बेसिक से बना ले, और बेसिक से देखो कितना प्यार तरीके से आ गया। और देखिए आपका ये भी ग्रेजुएट लेवल का सवाल था एनटीपीसी का, तो सारे क्वेश्चन का जो लेवल है ना बढ़िया बढ़िया है, और मैं खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ अगर उड़ाना होता ना तो उड़ाता तो सिर्फ मेरे को समझ में आता, लेकिन मैं चीज़ों को इसलिए खोल खोल के पढ़ा रहा हूँ ना कि ताकि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत परेशानी हो तो अभी जान जाओ कि भैया इस कॉन्सेप्ट में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं इस पर रिवीजन करके दोबारा जाऊँ तो हमें दिक्कत ना हो। पता चले कि मैं ही उड़ा रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, तो फिर क्या ही फायदा है सैंपल पेपर कराने का। सैंपल पेपर का मतलब ये भी होता है कि कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो उसके बारे में बताओ कि कैसे कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, कि थोड़ा बहुत उस क्वेश्चन में डाटा चेंज करके भी एग्जामिनर दे तो बहुत अच्छे से आप कर पाओ। समझ रहे हो?
यूट्यूब पे मैं देखता हूँ एक ऐसे लोग हैं, मतलब आते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं तो लगता है कि मैं ही मतलब महाबाहुबली हूँ। यानी वो खुद को पढ़ाते हैं, खुद समझते हैं। भाई बच्चे को भी तो समझ में आना चाहिए ना, कि बच्चे समझ, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। मानता हूँ भाई जो रिपीटर होते हैं उनको समझ में हर एक चीज़ आती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जो बेसिक वाला बच्चा है उसको समझ में नहीं आता है। रिपीटर भी बहुत जगह गलती कर देते हैं, लेकिन बेसिक वाले को तो समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाह रहे हो। इसीलिए चीज़ों को अच्छे से समझो, थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्या दिक्कत है भाई। अभी एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं, पहले ही भाई से उस पर इतना प्रैक्टिस कर लें कि एग्जाम में जाएंगे तो कम समय में लगेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, समझना है चीज़ों को। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29 हमारा क्या कह रहा है। देख रहे हो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखा है, बढ़िया से एक ही चीज़ करके पढ़ेंगे। बोला ए बी सी और डी एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा करते हैं। यहाँ पे कितना लोग हैं, तो 3-4 लोग हैं। बोलोगे भैया ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, सी भी हमारे पास, डी है। और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया 12 दिन, 15 दिन, फिर उसके बाद से बोलोगे भैया 20 दिन, फिर 30 दिन में काम कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, अब आइए इनका हम क्या लेंगे, तो बोलोगे भैया सबका एलसीएम ले लो। जैसे सबका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, तो बोलोगे भैया सबका एलसीएम की बात करूं तो हमको मालूम है कि 30, 20 और 30 का 60 होगा, 12, 15 का भी अगर देखूं तो 60 होगा, तो एलसीएम 60 हो गया। जैसे एलसीएम 60 है तो एफिशिएंसी ले लो। एक एफिशिएंसी 12 50 60, 15 चौका 60, 20 30 60 और 30 दूना 60, यानी ये इनका एफिशिएंसी आ गया। जैसे जब एफिशिएंसी इनका आ गया तो देखो आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में, बहुत ईजी है आपके लिए। फिर बोला है क्या, वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। और फिर बोला है सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले तथा बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ पर दो केस बन रहा है, एक तो भाई साहब बाद वाला केस बन रहा है, एक हो रहा है पहले वाला। जो बाद वाले छोड़ रहे हैं उनको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट में मैंने क्या पढ़ा है, जो बाद में छोड़ रहे हैं उनको निकाल दो, यानी उनके काम दे के उनको बाहर कर दो, यानी माइनस कर दो। और जो काम खत्म होने से पहले छोड़ रहे हैं उनको पकड़ लो और उनको पूरा काम कराओ, उनके काम को ऐड ऑन कर दो। देखो अब बोलोगे भैया यहाँ पे जो इन्होंने लाइन दिया है कितना सिंपल लाइन है हमारे लिए, कि लेकिन 2 दिन बाद डी काम छोड़ देता है। तो बोलोगे भैया डी का एफिशिएंसी कितना है, 2। एक दिन में 2 काम करेगा तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4। तो भाई सब इसमें से इनका 4 काम दो और डी को निकाल दो, यानी अब डी का हमें नीड नहीं है, खत्म। अब जो पहले वाला केस में समझो, फिर बोला है क्या, सी काम पूरा होने से 3 दिन पहले तो इनको क्या करो, रोक लो, इनको 3 दिन काम करा दो। तो सी का एफिशिएंसी 3 है, 3 दिन काम करेंगे तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 9 काम करेंगे, तो इनके काम को एड ऑन कर दो, इनको रखो क्योंकि भाई से कराना है। फिर बोला था बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, बी को भी पकड़ लो क्योंकि पहले की बात बोला है, इनको भी पूरा काम कराओ। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी 4 है तो 2 दिन में 8 काम करेंगे, ये हो गया। तो फिर बोला कि काम को पूरा होने में लगने वाला कुल समय याद करो, बस बात खत्म। डी जो भाई जो बाद में गए हैं उनको हटा दो, ऐड ऑन कर दो। तो बोलोगे 9 और 8 कितना होता है, 17, 17 में से 4 घटाओगे कितना होगा, 13। तो 60 में 13 ऐड करोगे तो बोलोगे भैया 73 हो गया। अब जब 73 काम हो गया, किन से कराओगे, तो सब लोगों से करा लो। डी तो चले गए, इनको हटा दो। तो बोलोगे 5 4 9 और 3 12, यानी भाई साहब 12 के एफिशिएंसी से करेंगे तो बोलोगे भैया 12 6 72, यानी एक सहित मतलब बोलोगे 12 6 72, यानी 6.5 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन हमें देखो यहाँ पर ऐसे पूछा है 6.5 दिन नहीं, यहाँ पर क्या बोलोगे भैया 6 दिन हो गए, 1 घंटे में इसको चेंज करना है। हमको ये मालूम है कि भाई साहब 1 दिन में कितना काम, बोलोगे भैया 1 दिन में कितना होता है भाई, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, 1 दिन में होता है 24 घंटा। ये नहीं कि 12 से गुणा कर दिया, नहीं, 24 घंटा होता है। तो हमें 6 दिन तो मिल ही गया है, इसको 24 से गुणा कर दो। तो हमको मालूम है 24 से गुणा नहीं करना है, होता है ब्रो 12 6 72, 72 से अगर मैं देखूं तो हमको ये पता चल गया ये कितना आ गया। अगर मान लो ये आ गया हमारे पास आधा, तो 6 हावर कितना हो गया, 6 हावर 2 घंटे। अगर मैं देखूं तो काम छोड़ देता है, सारे कितना है, दिन में है। तो बोलो भाई 1 दिन में 12 काम, ठीक है 12 काम, ठीक है ठीक है, दिन दिन है। उसके बाद से देखो तो 12 6 72, यानी 1/2, यानी अगर देखूं तो 6.5 दिन। और ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, कहाँ पे गलती कर रहे हैं भाई, देखना जरा। बोलोगे 12 25 60, 15 चौका 60, 20 3 60, 30 दूना 60, यानी सब तो सही है। अगर देखो तो इनको हम 4 कितना, अगर मान लो 2 दिन काम करते तो 4 कर दिया, यानी 60 इनका हो गया। 9 8 17, 17 में से 4 घटा दिया 13 आ गया। 60 में से 13 हमने ऐड किया तो बोलोगे भैया 73 आ गया। तो यहाँ पर आ रहा है कि 12 6 72, यानी बोलोगे भैया 12 6 72, ठीक है 72 सहित 1/, में अच्छा माफ करना ब्रो, माफ करना, गलती कहाँ हुआ मालूम है आपको, हमने यहाँ पे 2 थोड़ी होगा, यहाँ पे 12 है ना, तो 12 6 72 1/2, सॉरी ब्रो सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैंने यहाँ पे 12 होगा। और 1 दिन में कितना होता है, बोलो भैया 24 आवर, तो इसको काट लो भाई जब 2 से, तो बोलोगे भैया 6 दिन 2 आवर में काम को कंप्लीट हो जाएगा। 6 दिन 2 आवर का है तो ऑप्शन नंबर सी।
मैं कह रहा था कुछ तो छूट रहा है भाई, यही होता है जानते हो रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड करने पे पता नहीं चलता यार कि क्या वो क्या गलती हुआ, फिर मेरे को लगता है क्या गलती कर दिया यार, सबको प्रोसेस तो सही है। अगर वहीं लाइव पढ़ाता ना तो आप लोग चिल्लाने लगते भैया भैया आपने यहाँ पे एक छोड़ दिया एक छोड़ दिया, उससे पता चल जाता है। तो बहुत जल्दी लाइव आने वाला है, चिंता मतलब बहुत अच्छे तरीके से आएंगे, पूरा धुआं धुआं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आज का हमारा ये लास्ट सवाल, पूरा बढ़िया से चीजों को खोल के पढ़ाया हूँ अच्छे तरीके से। लास्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मान लीजिए सी, देखिए मान लीजिए सी ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो वृत्त बना लो सबसे पहले। अब जो भाई साहब ये जो वृत्त का नाम है क्या है, ये सी है, ऑलरेडी इन्होंने बोला है। फिर आगे इन्होंने बोला है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और बनाते जाइए, बढ़िया सवाल है। मान लीजिए ए बी सी की एक स्पर्श रेखा है जो ए बी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है। एक स्पर्श रेखा है हमारे पास, बोलोगे भैया एक स्पर्श रेखा है यहाँ पे जो भाई साहब सी को स्पर्श करती है, और ये क्या है बोलोगे भैया ए हो गए, ये बी हो गए, और ये पी पे स्पर्श करती हैं जो मैंने ऑलरेडी बताया। अब आगे पढ़िए, फिर उन्होंने ये बोला है मान लीजिए एक्स और वाई वृत्त सी बिंदु पर, देखो वृत्त सी पर स्थित कोई दो बिंदु है, कोई दो बिंदु है, यदि एंगल ए पी एक्स 60 डिग्री है, ए पी एक्स 60 डिग्री है हमारे पास, क्या है बोलोगे ए पी एक्स 60 डिग्री है हमारे पास, तो हम ऐसा मान लेते हैं कोई हमारे पास दो है, ठीक है, एक्स और वाई। अगर मान लीजिए सी पे हमारे पास ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। अब बोला है कि इसमें क्या करना है भाई, देखो आराम से, ए पी एक्स 60 डिग्री है हमारे पास, ए पी एक्स यानी ये वाला एंगल मिला लो, ए पी एक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये वाला एंगल कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास ऐसे मिलाता हूँ थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ए पी एक्स जो हमारे पास कितना है, तो बोलोगे भैया 60 डिग्री है, इस एंगल को समझिए ये हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर बोला है और एंगल बी पी वाई 30 डिग्री है, बी पी वाई यानी ये वाला एंगल की बात करूं मैं, बी पी वाई ये वाला एंगल कितना डिग्री है, तो बोलोगे भैया 30 डिग्री है, ठीक है। बस ये वाला समझ गए, जैसे जैसे दिया है समझते जाइए। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, फिर इन्होंने बोला है कि एंगल पी वाई एक्स और एंगल पी एक्स वाई बताना है, पी वाई एक्स और ये वाला एंगल पी वाई एक्स कहाँ है भाई बताना जरा। पी वाई एक्स की अगर मैं बात करूँ तो पी वाई एक्स हमारे पास देखो, तो पी वाई एक्स ये वाला एंगल बताना है और पी एक्स वाई यानी ये वाला एंगल बताना है। अब यहाँ पर एक भाई साहब फॉर्मूला होता है, हमेशा क्या होता है जब एक्सटीरियर एंगल जो सेगमेंट होते हैं, एक्सटीरियर एंगल का सेगमेंट जितना ये होता है यही इंटीरियर एंगल के बराबर में होता है। यानी ये बोलोगे भैया इसका कितना है, बोलोगे 60 होता है तो इंटीरियर एंगल भी 60 हो जाएगा। ये कितना है 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा बस। यानी बोलोगे एक्सटीरियर जो सेगमेंट जो एक्सटीरियर एंगल का सेगमेंट जितना होता है इंटीरियर एंगल के क्या होता है बराबर में होता है। तो हमसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है। तो बोलो भैया पहले क्या पूछा है, ये वाला पी वाई एक्स, तो पी वाई एक्स कितना है 60 है, और उसके बाद से क्या पूछा है, बोलोगे भैया पी एक्स वाई कितना है तो 30 है, तो बोलोगे 60 डिग्री 30 डिग्री आएगा। और 60 और 30 कहाँ है भाई, देखना जरा 60 और 30 लिखना है पहले। तो पहले क्या है 60 और 30 ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ऐसे बच्चे ये डी भी मार देते हैं 30 और 60, लेकिन ये ध्यान रखना कि पहले भाई साहब 60 होगा उसके बाद 30 होगा। ये भी एक बढ़िया सवाल था, आरआरबी आपके जेई में पूछा हुआ था, अच्छे लेवल का सवाल था, बहुत अच्छे से हमने बना लिया। तो यहाँ पे आपका होता है कंप्लीट भाई साहब, अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया से एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, हर एक चीज़ को खोल के बताया। भले टाइम लगा क्या है भाई साहब, अगर थोड़ा लग रहा होगा कि भैया स्लो पढ़ा रहे हैं तो 2x में लगा के देखना और सारे क्वेश्चन को देखना, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़िया बढ़िया था। ठीक है भाई, जो हैंड रिटन नोट्स से कहाँ मिलेगा, तो बोलोगे एआर पब्लिकेशन का जो हमारा ये टेलीग्राम है इस पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई साहब। बाकी आपको क्या काम करना है, तो इस वीडियो को क्या करना है, हर जगह पर शेयर करना है, बताना है जो भैया फ्री में इस लेवल का आपको कंटेंट दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। कमेंट करके बताना भाई साहब कि कैसा लगा आप लोगों का सेशन, और नेक्स्ट सेशन भाई साहब कैसा चाहिए, थोड़ा और इससे लेवल बढ़ाएं या ऐसे ही लेवल का सही है या ज़्यादा लेवल हो गया थोड़ा कम करें, ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है भाई साहब, आपका अपना वीडियो है और ये आपका अपना चैनल है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है भाई, बाकी जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया उसको जरूर बनाना है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।